आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि HCQ और लैंसेट ये क्या है। ठीक है, ये टोटली आपका एथिक्स से रिलेटेड है। इसमें जानेंगे कैसे पावर, कैसे फाइनेंस और कैसे पॉलिटिक्स ये पैरेलल काम करता है, समांतर काम करता है, इसके बारे में जानेंगे और किस तरह इसमें एथिकल का कंसर्न है। इसलिए ये दौड़ते हुए अपने आप को कहाँ पाता है, पेपर 4 में पाता है। फटाफट निकालो, देखो पेपर 4 इट्स ऑल अबाउट योर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, वहाँ पे देखो कौन सा नंबर पे है ये, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड consequence of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relations, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers, administrators, role of family, society, educational institution in inculcating values। यहाँ से सिलेबस मैच कर जाता है ये चीज़। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये कोलैबोरेशन है, ये दो एडिटोरियल का कोलैबोरेशन है। ठीक है, दोनों ही एडिटोरियल हिंदू का है, 6 जून को आया था और दूसरा एडिटोरियल 7 जून को आया था। करेक्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या एथिकल कंसर्न है, ये जानेंगे आज की क्लास में। दूसरा, पूरी तरह से बाबू इकोनॉमिक्स आ जाएगा। जीडीपी बोलते थे ना, जीडीपी के साथ आपको जीबीए भी पता चलेगा। क्या होता है जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिफरेंट है जीडीपी में तो हम लोग समझेंगे आज। फैक्टर कॉस्ट जानेंगे, मार्केट कॉस्ट जानेंगे, इसमें हम लोग बहुत तरह का बात जानेंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी जानेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ जानना है। उसके बाद देखो जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ये अभी तक एक्ट नहीं बना है और ये बहुत बड़ा हरकम मचा दिया है पार्लियामेंट में। बात समझे ना, पार्लियामेंट में जब ये पास हुआ, इसमें ऐसे ऐसे प्रोविज़न है जो कि स्टेट के लिए सरदर्द हो सकता है। इसलिए स्टेट क्या बोल रहा है कि संविधान में हमको फेडरल स्ट्रक्चर का बात किया गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात करते हैं, यानी कि स्टेट को और यूनियन को दोनों का हक है, मगर मेरा पावर को घटाया जा रहा है। ऐसा कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्टेट कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं आगे और कैसे ये कंट्रोवर्शियल बना है। बात समझे ना, क्या कंट्रोवर्शियल बना है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। पार्लियामेंट में पहुँचना होगा हम लोग को, लॉ। फाइन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समझो बात को। ये केस स्टडी है। केस स्टडी कैसे करते हैं, केस स्टडी में आपको पहले पढ़ना होता है, समझना होता है। एक बार मन में फटाफट पढ़ो, ब्राइटनेस बढ़ा दो उसका। पढ़ लिए, बी क्विक। ये केस स्टडी है। एथिक्स में आपको एक केस स्टडी भी पूछा जाता है, समझे ना। तो इसमें क्या है, क्या मुद्दा है, ये मुद्दा सेंट्रल आइडिया पता चला किसी को? यस, कोविड-19 के ऊपर बताया गया है। जैसे किसी को पेटेंट्स मिल रहा है ना, किसी को पेटेंट्स मिल रहा है, बताए थे पेटेंट पूल, याद करो। किसी को पेटेंट मिल रहा है यानी कि उसको सिक्योरिटी मिल रहा है कि वही केवल दवाई बना सकता है। करेक्ट रमानंद जी, मगर कैसे उस चीज़ को रोका जा रहा है और कैसे वो चीज़ जर्नल में छप रहा है, समझे ना, यही मुद्दा है। तो मैं मुद्दा को आप समझाता हूँ, देखिए पढ़िए वहाँ पे। ड्यूरिंग द रेजिंग ऑफ अ पेंडेमिक दैट हैज इन्फेक्टेड मिलियंस एंड किल्ड लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, अ कॉमनली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल ड्रग इज touted by many experts as possible as curative and prophylactic drug, promoting WHO among others to commission study to evaluate its efficacy। क्या बोल रहा है, ये जो कोविड-19 के टाइम में जो लाखों लोग मर रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए क्या है कि अफोर्डेबल ड्रग होना चाहिए। यदि ड्रग महंगा हो जाएगा तो सब आदमी के पास पहुंच पाएगा क्या जी? नहीं पहुंचेगा, है ना। यानी कि अफोर्डेबल ड्रग होना चाहिए। इसीलिए पेटेंट पूल का भी बात करते हैं हम लोग कुछ दिन पहले, उसमें हम लोग देखते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग का भी बात किए थे। याद करिए, सभी चीज़ को रिलेट करना है। उसके बाद क्या हुआ कि इस हिसाब से WHO क्या कह रहा है
क्या कह रहा है कि प्रोमोटिंग WHO एमंग अदर्स टू कमीशन स्टडीज टू एवेल्यूएट इस एफिकेसी। जो ड्रग्स बन रहे हैं उस पर रिसर्च होना चाहिए कि वो ड्रग्स कितना कारगर साबित है कोविड-19 जैसे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। ये नहीं कि बन गया और उड़ा दिया हवा में। यू हैव टू चेक। पतंजलि का क्लासिकल एग्जाम्पल है। पतंजलि क्या किया? कुछ किया ही नहीं। बोला कि रैंडमाइज ट्रायल कर लिए हम, कुछ आदमी पे हम टेस्ट कर लिए, तो क्या कुछ आदमी पे टेस्ट कर लिए तो क्या आपका वो सार्थक हो गया, एब्सोल्यूट हो गया? नहीं हुआ। ICMR से आपने वो किया ही नहीं था, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से आपने एफिलिएट किया ही नहीं था, तो कहाँ का आपका बना वो? ये भी एथिकल इश्यू है। तो इसीलिए WHO बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग्स टू द डाउन ट्रोडन पीपल, स्पेशली मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज, सो डैट दे कैन अफोर्ड द ड्रग्स। समझे ना? ये आपका एथिकल इश्यू है। इफ फाउंड यूजफुल, यदि वो ड्रग यूजफुल हो गया, पहला ही पैराग्राफ देखिए, द ड्रग इज एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू वेरी कॉस्टली ड्रग। यदि कंपटीशन छोड़ देगा वहाँ पे, हम वहाँ पे हेल्थ का बात करेंगे तो क्या हुआ? कंपटीशन होगा मैन्युफैक्चरर में, और हमको कोई सस्ता मिल गया तो एक तरह से क्या विकल्प अल्टरनेटिव आ जाएगा। बात समझ गए? सेकंड पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ का मतलब, वन ऑफ द स्टडीज सबमिटेड टू हाईली रिप्यूटेड इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल फॉर पब्लिकेशन मेड अ स्टार्टलिंग क्लेम दैट ड्रग्स ऑफर नो बेनिफिट एट ऑल। मगर जर्नल में छपता है कि कुछ ड्रग्स जो बना है वो बेनिफिट नहीं है। हाइड्रोक्लोरोक्विन का बात हुआ, इंडिया जा रहा है, दे रहा है यूएस को। मैं यूएस का बहुत सारा क्या बोला कि बेकार है, इसको मत यूज़ करो, इसलिए कहा कि ये निमोनिया और उसके लिए है ना, उसके लिए है। वेरी गुड, देख रहे हो करंट अफेयर्स, एक्सीलेंट। हाँ, निमोनिया और मलेरिया, स्पेशली मलेरिया के लिए है, ज़्यादा मलेरिया के लिए ऊपर वाला केस है, बिल्कुल। तो बोल रहा है कि इसलिए क्या होना चाहिए, पब्लिकेशन जो हो रहा है, समझे ना, इसमें बोल रहा है कि कोई बेनिफिट नहीं है। हाउएवर यू नोटिस सेवरल लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ एंटिटी दैट इज बिहाइंड दिस स्टडी। मगर जो स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसमें भी लूपहोल्स है, उसमें भी ठीक से साइंटिफिक डेटा नहीं दे रहा है। तो जब साइंटिफिक डेटा नहीं दे रहे हैं तो कैसे बोले कि रिसर्च आपका सही है गलत है? कैसे किसी आप ड्रग्स को मना कर सकते हैं? यदि ड्रग्स को अफोर्ड करना है, ड्रग्स को डाउन ट्रोडन तक पहुंचाना है, तो ज़रूरत क्या है कि एक कम्प्रिहेंसिव डेटा होना चाहिए आपके पास, रिसर्च होना चाहिए। ये चीज़ ये मिसिंग है। तो मिसिंग है तो क्या है इसका मतलब? बिल्कुल 6 स्टेज वैक्सीन, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो 60। हाँ, ICMR अप्रूव करेगा तभी ऊपर जाएगा वो। ICMR अप्रूव करना मतलब बहुत बड़ी बात है। इंडिया का जो नोडल अथॉरिटी है कोई भी ड्रग्स को वही करता है, ICMR, ठीक है। और गुरुजी का नहीं किए थे, पतंजलि का। गुरुजी तो अपने मन से चला दिए थे ना। अब गुरुजी है ना 4-5 लॉ के हिसाब से फंस रहे हैं, परसों बताएंगे, बहुत मज़ेदार है। देखिए, however you notice several lapses on the part of that entity that is behind this study, including lack of expertise in handling the data and conducting such a study, breach of security in obtaining the personal health records, a shady past and opacity in the sharing the data for peer review। इसका मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसमें बहुत बड़ा लूपहोल्स, वो ठीक से रिसर्च नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जो डेटा होना चाहिए पेशेंट का, वो डेटा भी आप ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये, यदि आप ठीकरा किसी के सर पे फोड़ना चाहते हैं तो ये क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका ठीक नहीं हो रहा है ड्रग्स को जानने के लिए। एथिकल कंसर्न यही है। अब बताओ, तुम्हारा ड्रग्स में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, आप बोल दे कि नहीं आप यूज़ नहीं कर सकते, तो एथिकल इश्यू है कि नहीं है? एथिकल मतलब क्या होता है? मोरली करेक्ट और मोरली रॉन्ग। और अभी तो जो क्राइसिस, उस हिसाब से हमको चाहिए ड्रग्स, तो ड्रग्स चाहिए तो स्टडी भी उसी ढंग से होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए कोई चीज़ को अप्रूव करने के लिए। अब देखिए, अब मुद्दा आएगा, मेन मुद्दा। लैंसेट, यही जर्नल है। लैंसेट क्या है? वर्ल्ड का बहुत विख्यात जर्नल है बाबू, जो छप जाता है यहाँ पे वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। जैसे ग्लोबल टाइम्स बताए थे पहले, हाँ, तो लैंसेट भी एक बहुत बड़ा जर्नल, यहाँ पे कुछ भी चीज़ आ जाएगा बाबू, यहाँ पे कुछ भी चीज़ छपेगा तो वर्ल्ड में जाएगा वो बात। तो देखो, लैंसेट रिट्रैक्ट दिस आर्टिकल, क्या कहता है? 2 weeks ago a study in the Lancet, perhaps the most influential medical journal in the world, found no benefit from the use of hydroxychloroquine, ठीक है, जो कि एंटी मलेरियल है, जो कि कोविड-19 पेशेंट में काम आ सकता है। देखिए, बात वही हुआ ना कि जो इतना विख्यात जर्नल है, जो मेडिकल जर्नल है, और ये क्या बोलता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यूएस को दे रहा था, याद है ना ये चीज़? तो
जब दे रहा था तो ये क्या बोलता है कि ये कारगर साबित नहीं है कोविड-19 के लिए, नंबर 1। दूसरा क्या है, नाउ द स्टडी स्टैंड्स रिट्रैक्टेड, और अभी स्टडी को रोक लिया गया है, समझे ना। इन द इंटरवेनिंग पीरियड WHO सस्पेंडेड ड्रग ट्रायल्स पेंडिंग और सेफ्टी रिव्यू, और बीच में क्या किया WHO ने बोला कि ना अब ट्रायल मत करो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आप ट्रायल मत करो। इसका मतलब आप बिना रिसर्च किए हुए आप चीज़ों को रोक दिए। इसे हो सकता है ह्यूमन कंसर्न हो, ह्यूमन हेल्थ कंसर्न हो जाएगा ना। यदि आपके पास एक विकल्प था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, वो भी आप रोक दिए जस्ट बिकॉज ऑफ लाइसेंस का एक मेडिकल जर्नल आ गया, छप गया। गलत बात है ना, ये एथिकल इश्यू है, एथिकल कंसर्न है, ये दिमाग में रखना होगा आप लोग को। अब उसके बाद और क्या कर रहा है लाइसेंस, थर्ड वन पढ़िए। द लाइसेंस स्टडी ट्रिगर्ड अ बैकलैश फ्रॉम साइंटिस्ट हु फाउंड प्रॉब्लम्स विद इस मेथोडोलॉजी। साइंटिस्ट के साथ भी इसका मत नहीं मैच किया, साइंटिस्ट कुछ और बोलता है और ये लाइसेंस का जो मेडिकल जर्नल वो कुछ और बोलता है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी सहमत नहीं है लाइसेंस से, तो बैकलैश होगा, झगड़ा होगा। अब देखिए बिगर कंसर्न क्या है, द डेटा वाज सप्लाइड बाय सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन, ठीक है, इट हैड अ हैंडफुल एम्प्लॉयज विद लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्ट। आप देखिए जो डेटा दिया गया है जिसमें बोला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इफेक्टिव नहीं है, और पता है वो कौन दिया है, सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन दिया है, जिसके पास खुद एक्सपर्टी नहीं है, जिसके पास एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, जिसके पास डेटा हैंडलिंग करने का तरीका नहीं है। तो क्या वैसा आदमी का हम बात मान ले, वैसा कॉर्पोरेशन का बात मान ले, तो एथिक्स का बात आ गया यहाँ पे। देखिए हर डगर पे एथिक्स है यहाँ पे, समझे ना, कैसे इसको रिलेट करना है, इट इज़ अप टू यू। मोरेवर द कंपनी सेड दैट इट इज अनएबल टू शेयर इट्स डेटा सोर्सेज फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट। और क्या बोल रहा है ये क्या बोलता है आपका सर्जिस्फीयर क्या बोलता है कि हम डेटा नहीं दे सकते किसी को। एक तो आप डेटा किसी को नहीं दे सकते और आप एक गलत डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं और इतना बड़ा आप वो वर्ल्ड में क्राइसिस ला रहे हैं। वी कैन से सर्जिस्फीयर इज ओपेक विद दिस प्राइमरी डेटा, कह सकते हैं ना, अंधकार में रख रहा है डेटा को, छिपा रहा है डेटा को। जब तक डेटा को डिस्क्लोज नहीं करेगा तब तक कैसे जानेगा कि रियलिटी क्या है। डेटा पता है ना 21वीं सदी का सबसे बड़ा संपत्ति है डेटा, है कि नहीं है। डेटा के थ्रू पता चल जाता है, आएगा स्विगी वाला तुमको देने के लिए पिज़्ज़ा, इट इज़ ऑल अबाउट डेटा, है कि नहीं। खाए हो पिज़्ज़ा स्विगी से, क्या बोले, सिक्योरिटी कंसर्न 2019 में 18 में जाइए पेपर उल्टाइए, ऐसे में यही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड था कि डेटा 21st सेंचुरी का ऑयल से भी बढ़ के चीज़ है, ऐसा ही है, ये पूछा गया था सिविल सर्विस में। इसका मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ जाता है डेटा का। दूसरा देखिए क्या फॉल्ट क्या है, सर्जिस्फीयर का फॉल्ट क्या है और लाइसेंस का फॉल्ट क्या है। देखिए लाइसेंस हैज़ नॉट इंट्रोस्पेक्टेड ऑन द पीयर रिव्यू प्रोसेस दैट लेड टू दिस स्टडी बीइंग पब्लिश इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि रिव्यू भी नहीं करवाया उसने। वो सर्जिस्फीयर पे पूरी तरह से क्या हुआ, सहमत हो गया, जो भेज रहा है सर्जिस्फीयर उस पर सहमत हो गया और जो है वो छाप दिया। पीयर रिव्यू होना चाहिए ना, जैसे पतंजलि का हुआ है, पतंजलि का भी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। पीयर रिव्यू होगा तो बंद किया जाएगा, रोक दिया जाएगा उसको। जब आप पीयर रिव्यू मतलब क्या, फिर से रिव्यू होना। कोई भी चीज़ देखो, कोई भी ड्रग्स का रेलेवेंस तब बढ़ता है जब उसको बार बार चेक किया जाता है ना। एक बार तुम बोल दिया और तुम कह रहे हो कि हमको हो गया है, हम ड्रग्स बना लिए, तो ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस स्टेजेस, करेक्ट। रिव्यू स्टेज जाना चाहिए। अब बिना रिव्यू स्टेज लिए हुए सर्जिस्फीयर से जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, वहाँ से क्या किया, लाइसेंस ने डेटा ले लिया, छाप दिया, साइंटिस्ट से बैकलैश हो गया, यहाँ पे एथिकल इशू हो गया। यानी कि कहने का मतलब है क्या होना चाहिए था यहाँ पे उसका सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन का डेटा पे बार बार रिव्यू होना चाहिए था और एक फाइनल स्टेज पहुँचना चाहिए था, तब जाकर लाइसेंस को छापना चाहिए था। ये बोला जा रहा है आपका ऑथर के द्वारा। देखिए इट अपीयर्स दैट साइंटिफिक प्रोसेस इज नॉट अलूफ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल स्क्रूटिनी एंड ओपननेस इज नीड ऑफ द आवर। इसलिए जरूरी है कि ओपननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सभी चीज़ में, नहीं तो बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न हो जाएगा आने वाले समय में हेल्थ को लेकर। समझ गए बात। डिटेल्स अबाउट द स्टडी, अभी जो स्टडी हुआ है उसके बारे में डिटेल व्यापक रूप से क्या कहा जा रहा है। देखो द स्टडी वॉज प्रीमिस ऑन द हेल्थ इंडिकेटर्स फ्रॉम, बताइए 96,000
कहाँ पहुँच गए? क्या बोले? हाँ सॉरी पार्डन। हाँ बिल्कुल यही तो, हाँ बिल्कुल वही तो हम वहाँ से एक ही पॉइंट बोले आपको कि ग्लोबल स्क्रूटिनी और ओपननेस नीड ऑफ द आवर हेड लैंसेट में क्यों छपा है उसको ठीक से चेक करिए। सर्जिस फेयर ने इतना बड़ा ब्लैक मार्केटिंग का काम क्यों किया उसको चेक करिए, ओपननेस होना चाहिए, यही बोल रहे हैं। ठीक है, इस बात समझे। डिटेल्स अबाउट द स्टडी। अब देखो कैसे स्टडी किया गया है। तो क्या है कि ये स्टडी मात्र 96,000 पेशेंट यानी कि 1 लाख के ऊपर भी नहीं हुआ, 96,000 के ऊपर हुआ है। 671 हॉस्पिटल यानी कि 600 प्लस हॉस्पिटल में रिसर्च हुआ है और 6 कंटिनेंट में हुआ है। और वहाँ पे पता किया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इफेक्टिव नहीं है कोविड-19 के लिए। 6 कंटिनेंट में करते हैं हम, मात्र 1 लाख से भी कम पेशेंट पे करते हैं। और हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को? और आप उसके बाद भी प्राइमरी डेटा को आप तो छुपा कर रख रहे हैं। है कंसर्न है, बिल्कुल कंसर्न है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, एथिकल वैल्यूज। देखिए एथिकल यहाँ पे 6 दरवाजे पे, समझे ना, 6 तरीके से एथिकल कंसर्न है। देखिए एथिक्स बहुत डिफरेंट है, जान ही रहे ना। केस स्टडी पहली बार कर रहे हैं, दम लगा दीजिए जितना है। सेवरल साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जो सर्जिस फेयर का डेटाबेस है couldn't have been put together in 2 months. It can take years from electronic health records to be compiled into a machine learning format. क्या बोला है समझ रहे हैं कि साइंटिस्ट आर्ग्यू कर रहा है किससे? सर्जिस फेयर कॉरपोरेशन से, कि उसका जो डेटाबेस है वो ऑथेंटिक नहीं है। वो क्या है? ऑथेंटिक नहीं है। कैसे ऑथेंटिक नहीं है? कि कुड नॉट हैव बीन पुट टुगेदर इन 2 months। 2 months में वो ठीक से डेटा पुट नहीं कर पाया। इट कैन टेक ईयर्स फॉर, बहुत साल लग जाएंगे यदि उसको मशीन लर्निंग फॉर्मेट में बनाना है तो। कल बताए थे इलेक्ट्रॉनिक का बात किए थे नीतीश कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिना ढंग से यूज़ किए हुए आपने क्या किया, बहुत जल्दी अपना आंसर को दे दिया, बहुत जल्दी आपने स्टडी को पब्लिश कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंटिस्ट का मानना है। दूसरा देखिए, मोरेवर द डेटा इन्वॉल्व वॉज अ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड गेटिंग एथिकल अप्रूवल्स अक्रॉस कंटिनेंट्स फॉर सच प्राइवेट डिटेल्स वुड बी ग्लोबली कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल है, क्यों? क्योंकि क्या है इसमें पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है। इसमें पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कैसे एथिकल इशू हुआ? हाँ पब्लिक होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ एंड गेटिंग एथिकल अप्रूवल्स होना चाहिए। थर्ड वन, सर्जिस फेयर एम्प्लॉयज वोट नन ऑफ देम विद द डोमेस्टिक एक्सपर्टाइज। देखिए वही बोले ना, एक्सपर्टी है ही नहीं। सर्जिस फेयर का जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है इतना बड़ा कॉरपोरेशन का, उसके पास कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। कॉरपोरेशन, हाँ उधर का पतंजलि है उधर का पतंजलि है वो 4 नंबर देखिए, सर्जिस फेयर कुड नॉट प्रोवाइड द सोर्स डेटा फॉर एनालिसिस टू इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स। ये बात पहले कर दिए थे ना कि इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स जो कि उसके डेटा को ठीक चेक करे कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी तो नहीं भेजा उसने। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। डॉक्टर सपन देसाई जो कि फाउंडर है, वो भी तुम्हारा मेडिकल मैल प्रैक्टिस में बहुत बार फंस चुका है यूएस में। अब जब जिसका फाउंडर ही बहुत बार मैल प्रैक्टिसेस में मेडिकल फील्ड में फंस चुका है, तो हम क्या उस कॉर्पोरेशन पे बात करेंगे? यदि हम ही करप्ट है तो क्या तुम लोग को सिविल सर्विस पढ़ाएंगे और क्या बड़ा बड़ा डिंगनाबाजी देंगे, है ना? तो यही चीज़ है कि सर्जिस फेयर का जो फाउंडर है उसको मेडिकल फील्ड में इतना बार उसको यूएस में लताड़ा गया, उसके ऊपर एफआईआर किया गया, उसके ऊपर वहाँ के कोर्ट के हिसाब से उसको गिरफ्त किया गया, और उसका डेटा हम कैसे मान लें? लास्ट वन, सर्जिस फेयर अपीयर्ड वांट्स टू बी द बिजनेस ऑफ शेयरिंग मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड पब्लिशिंग अ जर्नल सर्जिकल रेडियोलॉजी। बोला सर्जिस फेयर एक टाइम में क्या है, मेडिकल टेक्स्ट बुक को बेचता था और जर्नल छापता था सर्जिकल रेडियोलॉजी। आप बताओ, इतना बड़ा रिसर्च टीम बन गया ये हमको बोले हैं कि एक टाइम में ये इंग्लिश पढ़ाता था, अभी बहुत बड़ा जाके ये सिविल सर्वेंट का सिविल टीचर बन गया, सिविल सर्विस वाला टीचर बन गया। ठीक उल्टा होना चाहिए था।
ठीक, इसका उल्टा होना चाहिए था ना कि सिविल सर्विस का टीचर था, वो बाद में जाके इंग्लिश टीचर बन गया, तो उसे मज़ा भी आता है ना सुनने में कि नहीं? एग्जैक्टली यही है। तो डगर डगर पे क्या है बाबू, डगर डगर पे चुनौती है, डगर डगर पे एथिकल कंसर्न है। इसलिए क्या है, क्या करना होगा रामानंद जी? कोई सोल्यूशन है आपके पास? क्या है सोल्यूशन? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है रामानंद जी। देखो ये तो पढ़ लिए, मैं इसको कोट के एग्जाम में इस तरह कोट नहीं किया जाता है। इसका इन्फरेंस क्या है, हम सुनना चाहते हैं तुम लोग से इन्फरेंस। कोमल, इसको कैसे कोट करोगे एग्जाम में जब पूछा जाएगा? मेडिकल, देखो पूछा गया है 2013 में, मैं पूछूंगा इस बार मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो 2013 और 14 में पूछा गया था, इथिकल विथ हेल्थ, एथिक्स हेल्थ के साथ कैसे रिलेटेड है। ये 2013 और 14 में पूछा गया था सिविल सर्विस में, ठीक है ना? एग्जैक्टली क्वेश्चन उठा के इस बार देने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो उस समय ये कोट कर सकते हो। मैं कैसे कोट करोगे? तो अब हमको बताओ जरा, एथिक्स को मेडिकल यानी कि हेल्थ कंसर्न को किस तरह जोड़ के देखोगे? 1 पॉइंट टेल मी, किस तरह होना चाहिए, एथिक्स का कैसा रोल होना चाहिए हेल्थ कंसर्न में, हेल्थ पॉलिसी में, हेल्थ डायमेंशन में, कैसे किस तरह होना चाहिए? यस, एक्सीलेंट। रिसर्च का अप्रूवल कितना है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे बात आएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके पास अधिकार है। इंडिया में किसके पास है? ICMR के पास है, झुटपुटिया के पास नहीं है, स्टेट के पास नहीं है। रामदेव बाबा क्या किए? रामदेव बाबा उत्तराखंड का वो झुटपुटिया को ऑथेंटिकेट करवा लिए वहाँ जाके, तो वो तो पूरा कंट्री के लिए नहीं है, उसी का एक ब्रांच है। बात समझे? क्या हो सकता है नीतीश तुम्हारे हिसाब से एथिक्स का रोल क्या हो सकता है हेल्थ कंसर्न में, हेल्थ डायमेंशन में? इज देयर एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? बोलो, पार्टिसिपेट करना है। नो, सुमन तुम बोलो। ठीक है, ये तो कोमल ने बता दिया, एक्सीलेंट पॉइंट है। दूसरा कोई पॉइंट बताओ हमको। यस, बार बार रिव्यू होना चाहिए, बार बार रिव्यू होना चाहिए, एक्सीलेंट पॉइंट। रामानंद जी बता दीजिए। वो तो हो गया, रिव्यू हो गया सुमन के द्वारा। और क्या है, एक ही पॉइंट बता रहे सब। यस, यदि इंटरनेशनल लॉ पे है तो इंटरनेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी होना चाहिए इसके लिए। और क्या होना चाहिए? और यहाँ पे लैंसेंट जैसा जर्नल को कोई अधिकार नहीं है कि वो क्या पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हो जाए। सर्जिस पे क्या पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हो गया है? हाँ, ये हुआ ना, आप जोड़ दिया। हाँ, यानी कि ये हेल्थ का जब बारी आए तो पॉलिटिक्स से और फाइनेंस से उठ के बात करना चाहिए, पावर से। समझ गए? तो आप लोग को जरूरी नहीं कि पूरा रामायण पढ़ के जाकर पूरा रामायण लिखना है, नहीं। यहाँ से इन्फ्रेंस क्या ले रहे हैं, यहाँ से आप सीख क्या रहे हैं, वही जगह कोट करना है। और बस एक लाइन लिखोगे कि सर्जिस फेयर का एपिसोड, बस एपिसोड वेयर अनएथिकल हैपेंस इन हेल्थ कंसर्न, यानी कि हेल्थ सेक्टर कंसर्न, बस हो गया। तो समझ जाएगा, विद्वान है चेक करने वाला आदमी। हाँ, और फिर इंडिया में आ जाओ, बाबा रामदेव से जोड़ दो उसको, क्रोनिल बोल दो, बाबा रामदेव मत बोलना। तो बेचारा सबको पता है, कभी भी सिविल सर्विस में बाबू डायरेक्ट नाम कोट नहीं किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है चीज़? समझ रहा है, नया है तुम्हारे लिए। हाँ, डायरेक्ट नहीं रामानंद जी, डायरेक्ट नहीं। देखिए, हाँ, वो एथिकल भी नहीं है। देखो अब हम लोग करेंगे बहुत मज़ेदार टॉपिक, इसमें तो मेरा जान निकल, मज़ा आ जाएगा हमको बताने में। जो बात है ये क्या है, 7 जून का है 2020 का। क्यों, मैं बच्चा लोगों को बता चुका हूँ काफ़ी कुछ स्टैटिक में, ठीक है? ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स एंड द इकोनॉमी, ठीक है? इसमें हम लोग GVA का बात करेंगे, GDP का बात करेंगे, ठीक है?
देखो जो तुम लोग को पढ़ाएंगे 1 महीना बाद कोमल, फिर से रिपीट करेंगे, याद है कल्चर, तो कल्चर बोले इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो जीडीपी और जीबीए के बारे में डिटेल्स बताने वाले, उससे ज़्यादा डिटेल्स तुम्हारे इस एडिटोरियल में है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया है इस एडिटोरियल में, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिया गया है। बहुत मैं खुश था इस एडिटोरियल को पढ़ के। पेपर क्या है? GS 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो कहाँ है पेपर, जल्दी फटाफट निकालो। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो खोलो जल्दी, पहला टॉपिक है पढ़ो एक बार जोर से पढ़ो सुमन। हाँ, यहाँ से ये करंट अफेयर्स का जो एडिटोरियल यहाँ से मैच कर जाता है, ठीक है। चलो उससे पहले हम जरूर सुनना चाहेंगे आप लोग से, बिना देखे बताना जी, जीडीपी क्या है? रामानंद जी, जीडीपी क्या है? हाँ, बस इतना ही, 2 साल का कि 3 साल का? एनी पर्टिकुलर हाँ, एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर, ठीक है, या पर्टिकुलर ईयर, कोई भी पर्टिकुलर ईयर में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू ये जहन में होना चाहिए। जैसे टिकला उठा कर ले आए है ना, सो कल टिकला, टिकला जानते हो, खाए हो गुरम्मा, उसका बहुत मज़ेदार होता है ना, फूड प्रोसेसिंग करके बेचा जा सकता है। और रूरल वुमेन जो दिक्कत है वो टिकला बेच के गुरम्मा को बना के वो कल का उसमें लिख दीजिएगा, समझे ना टिकला लिख दीजिएगा, जो बात है टिकला वाला लिख दीजिएगा कल। रॉ मैंगो रॉ मैंगो ही होगा, इमेच्योर हंसा देते हैं आप लोग, इमेच्योर कैसे होगा वो? तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए ये क्या हुआ कि टोटल वैल्यू जो है फाइनल गुड्स और सर्विस का जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट का भी हो सकता है और ये पब्लिक का भी हो सकता है, ठीक है, कोई ओनरशिप नहीं है, यानी कि हम जो सर्विस दे रहे हैं ये भी जीडीपी में जा रहा है, प्राइवेट पब्लिक दोनों ही है, समझे ना। प्राइवेट मतलब क्या होता है? कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो सकता है, पब्लिक मतलब क्या कि सरकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आप लोग को समझने के लिए, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मेजर एट करंट प्राइजेस, एक कांस्टेंट होता है ना जी, और एक तो अभी जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, हिंदू पेपर में देखते हैं, वो कौन सा जीडीपी के बारे में बात करता है? कांस्टेंट प्राइजेस के बारे में बात करता है कि करंट वाला बात करता है? यस, कांस्टेंट करता है, कांस्टेंट करता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट और करंट में क्या अंतर होता है? बेस ईयर, एक्सीलेंट, बेस ईयर से जो रिलेटेड हो। बेस ईयर क्या होता है नीतीश, डू यू नो दिस थिंग्स? देखो बेस ईयर मतलब मान लो कि आज हम पढ़ाना शुरू किए और मेरा इम्प्रूवमेंट 1 साल बाद आज के हिसाब से कितना हुआ, आज मेरा बेस ईयर हो गया। उसी तरह जीडीपी 2011 और 12 का लेते हैं, 2011 और 12 के हिसाब से 2019 और 20 में कितना बढ़ोतरी हुआ है, यही तुम्हारा क्या हुआ? बेस ईयर इफेक्ट हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है कि बेस ईयर मेरा क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वही है, वो बदला नहीं है, वो 2011 और 12 ही है, ठीक है। करंट प्राइजेस, करंट प्राइज मतलब क्या? अभी क्या हो रहा है। हो सकता है कि मान लो कि हम अभी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और हम 2022 पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है मेरा पूरा डाउनफॉल हो जाए, हो सकता है कि यही वैल्यू रहे, हो सकता है इससे काफ़ी ऊपर चला जाए, यही 3 केस हो सकता है। तो उस समय का करंट सिचुएशन कुछ और होगा और इस समय का जो सिचुएशन है 2020 का, ये सिचुएशन कुछ और है। एग्जैक्टली यही इकोनॉमी में भी होता है, समझे ना। तो क्या है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है आपका? जीडीपी मेजर्ड एट योर करंट प्राइजेस, अभी का जो चल रहा है। और यहाँ पे आता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, देख लीजिएगा रमानंद जी, 2-3 बार पूछा गया है प्रीलिम्स में, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बात समझिए। आज हम मूड में हैं, समझे ना, क्योंकि आज मेरा टाइप का मुझे मिला है एडिटोरियल, क्योंकि एथिक्स आ गया ना उसमें कोमल, एथिक्स मेरा फेवरेट है। आई गॉट 135 मार्क्स इन एथिक्स, मेरा बिग अचीवमेंट है लाइफ का, कैसे भूल सकते हैं मुझसे इसको। टॉपर से भी ज़्यादा नंबर आया था हमको एथिक्स में,
बुझ रहे हैं ना बस पेपर 2 गड़बड़ हो गया। चलिए जी, हाँ वो बहुत हार्ड होता है, वो उस समय इमेच्योर थे ना, 16 की बात है। जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलने वाली बात है। अब उस समय तो कितना एक्सपीरियंस ही रहेगा हमको, उस समय हमको कितना एक्सपीरियंस ही रहा होगा। करंट अफेयर्स का गुण तो क्या, करंट अफेयर्स में कम से कम 4-5 साल नहीं खपाइएगा तब तक आपको एज नहीं मिलेगा। अपने आप को मैं 16 में देखता हूँ और अपने आप को भी 20 में देखता हूँ, ज़मीन आसमान का अंतर है कॉन्सेप्ट में। क्यों? क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है सभी चीज़, है ना जी। पहले जो संघर्ष करोगे, जैसे देखो तो अभी देखो, अभी कर रहे, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 1 महीना बाद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सबके साथ है। इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स। हाँ तो वो आप निचोड़ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं आ पाएगा आपका। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है आपका, वो भी उसको भी सम्मिलित करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, समझे, इनटू 100। तो क्या है, नॉमिनल जीडीपी है बाय रियल जीडीपी है। ओके, तो ये बताए थे तुम लोग को कि देखो बिस्किट कैसे बनता है, व्हीट से बनता है, गेहूं से बनता है ना बिस्किट, ठीक है। उसके बाद क्या है, गेहूं से फिर तुम्हारा व्हीट फ्लोर बनता है। पहले क्या है, पहले व्हीट है, व्हीट मतलब समझते हो ना, गेहूं। अब उसका फिर आटा बनेगा, फिर आटा जाके बिस्किट बनेगा। यानी कि बिस्किट बनने में ये 2 जर्नी है, क्या है, व्हीट और व्हीट फ्लोर का है। तो हम जीडीपी में क्या करेंगे, हम ये दोनों नहीं मानेंगे, वही तिगला वाला बात, ठीक है। लास्ट का क्या माने, खाली बिस्किट मानेंगे, इसलिए बिस्किट के ऊपर टिक है। बात समझे ना, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब। अब देखो 8 ब्रॉड कैटेगरीज इन मेजरिंग जीडीपी। कभी तुम लोग को बताया गया था कि जीडीपी का नापने का बहुत तरीका है, बोले थे कि जीडीपी बहुत तरीके से नापा जा सकता है, और एक तरीका हम बताए थे यहाँ पे, कंजम्पशन, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। क्या बोले, हाँ रियल जीडीपी, हाँ रियल जीडीपी इज ऑल अबाउट, रियल जीडीपी इज ऑल अबाउट योर फिक्स्ड कांस्टेंट। यस नॉमिनल, ठीक है। देखिए जब जीडीपी, भारत का जब जीडीपी नापा जाता है तो ये 8 चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। आज इसलिए बोले ना ब्रॉड जाएगा ये, समझे ना। पहला एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है ये, याद करो। यहाँ देखना है कोमल, वो छोड़ दो, वो बहुत कम दिया गया वहाँ पे। हाँ वही याद कर रही थी, 4 वाला चीज़। अब देखो हम रिलेट कर रहे हैं, वही उसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। आप देखो नंबर 1 क्या है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है, ये प्राइमरी सेक्टर है। क्यों प्राइमरी सेक्टर है नीतीश? प्राइमरी सेक्टर मतलब ये होता है जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसमें कोई तरह का इंटरफेस नहीं है, कोई तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, समझे ना। डायरेक्ट आप रिसोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर में क्या है कि आप सोइल से निकाल रहे हैं, कोई बीच में टेक्नोलॉजी नहीं है। नंबर 1 प्राइमरी। माइनिंग एंड क्वायरिंग क्या है, माइनिंग एंड क्वायरिंग भी प्राइमरी सेक्टर ही है। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज को हम निकाल रहे हैं, अगर अभी वो इंडस्ट्री में बात नहीं पहुंचा है। तीसरा देखिए मैन्युफैक्चरिंग आ गया ना जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो इसको क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में कैसे डाल रहे हैं ये देखना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। गैस, वाटर सप्लाई, यही सब बताए थे। कंस्ट्रक्शन क्या है जी, वो भी सेकेंडरी सेक्टर ही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस क्या है, सर्विस सेक्टर है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस, ये भी सर्विस सेक्टर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्रशासनिक सेवा जिसमें आप लोग जाना चाह रहे हैं, ये क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो हो गया, आखिर क्या है, 3 भाग ही तो है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कुछ अंग है, सेकेंडरी सेक्टर का कुछ अंग है, टर्सरी सेक्टर का कुछ अंग है। इसी को कोलैबोरेट किए तो हमको 8 सेक्टर मिला और वही हमको हेल्प कर रहा है जीडीपी निकालने में, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, इसका 3 तरीका है। एक तरीका बताए थे कोमल, पहला तरीका हम बताए थे। पहला तरीका क्या है कि कंजम्पशन,
कंजम्पशन मतलब क्या है कि आप अपना घर में गुड्स और सर्विस को प्राप्त करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हो। और ये बताए थे स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मोटो, इन्वेस्टमेंट में मोटो होता है कि आपको पैसा प्रॉफिट अर्न करना है, और स्पेंडिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो तो क्या स्पेंड कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। मगर बाद में ये इन्वेस्टमेंट के रूप में आ सकता है जब तुम बन जाओ कलेक्टर। बात समझ गए ना। तो क्या है, ये तुम्हारा ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब क्या है कि घर में कितना गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है और कितना पैसा लगाया जा रहा है, नंबर 1। सेकंड क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आ गया इन्वेस्टमेंट का बात। यदि सरकार पैसा देती है, ब्रिज बनाती है, हाईवे बनाती है, तो पैसा मिलेगा सरकार को वापस टोल टैक्स के रूप में, है ना। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, पैसा का मोबिलाइजेशन होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, पैसा मिलेगा सरकार को। तो क्या हुआ आपका सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट जी। देखिए थर्ड क्या है, स्पेंडिंग। सरकार कितना खर्च कर रही है कर्मचारी को देने के लिए। जब सरकार कर्मचारी को देती है तो सरकार कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सरकार को केवल सर्विस मिलता है। जैसे रामानंद जी, आपको सरकार क्या देती है, स्पेंडिंग करती है आपके ऊपर की इन्वेस्टमेंट करती है, स्पेंड करती है, आपसे कुछ नहीं मिल रहा है उसको, बस सर्विस मिल रहा है। स्पेंडिंग, सर्विस बहुत है। एम है, एम क्या है, इम्पोर्ट्स माइनस। अब ये बताओ हमको, इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट होता है कि एक्सपोर्ट होता है? इंपोर्ट ज़्यादा होता है। ट्रेड डिफिसिट देखो यार चाइना के साथ, है ना, वहीं पता चल जाएगा कि इंडिया गणित क्या है। $45 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, और अभी से नहीं, 2013-14 से ही है। 2013-14 में कितना था, $40 बिलियन का था, और अभी और ज़्यादा ये ब्रिज बढ़ गया है। इसलिए क्या किया गया, अमित शाह होम मिनिस्टर क्या किए, 63 ऐप को बैन करवाए हैं, सॉरी 59 को बैन करवाए हैं। क्यों बैन करवाए, क्या जरूरत था? डेटा प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जब टिकटॉक करोगे तो वहाँ पे अलाउ लोकेशन आता है ना, सब कुछ ये सब, तो सब आपका डेटा रख लेगा। जब डेटा रख लेगा तो मैनिपुलेट कर लेगा। डेटा वही बोल रहे हैं ना, एक ऐसी परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। मैनिपुलेट करके बहुत बड़ा मार्केट अपना क्रिएट करेगा, और क्या। जैसे स्विगी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, जब घर में आता है 1-2 दिन बाद मैसेज आ जाएगा कि और पिज़्ज़ा बनाए हैं, खाइएगा क्या? आपके लिए सस्ता भी है, 10 रुपये कम लेंगे पहले के तुलना, गरम गरम भी रहेगा, है ना। ये कोक भी भिजवा देंगे। तब बोले हाँ ठीक है भेजो, अगला दिन से फिर दूसरा ऑफर आएगा। क्या है, डेटा है। इसे क्या है कि कंज्यूमर प्रभाव कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जी जो जीते थे यूएस में, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फेसबुक हैकिंग का। हुआ कि नहीं हुआ, कैम्ब्रिज एनालिटिका, याद है कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में? बहुत बड़ा आपका डेटा चोरी हुआ था वहाँ पे, जिसमें आपका रसिया पे इल्ज़ाम लगा है। हाँ वही ना बोल रहे हैं। और चाइना को हमेशा ये टेक्नोलॉजी स्टीलिंग के लिए माना गया है। एफडीआई आता है तुरंत टेक्नोलॉजी चोरी कर लेता है। क्यों? 5G में हीरो है चाइना। 5G में जब हीरो है तो यूरोपियन कंट्री में दौड़ते हुए जाके इंस्टॉल करता है 5G, और वहाँ का टेक्नोलॉजी को लेकर चुरा कर रख देता है अपना कंट्री में, और बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। हमेशा इल्ज़ाम लगा है चाइना पे टेक्नोलॉजी स्टीलिंग में, समझे? ठीक है। हाँ हाँ, एक और था ना जी, हुए हीरो को तो ख़त्म कर ही दिया है, ठीक है ना। अब यूरोपियन यूनियन से भी आ ही गया कि हुए का 5G आप मत करिए। साथ साथ इससे पहले भी आपका एक केस हुआ था जहाँ पे एक लड़की CEO को पकड़ा गया था, 2019 का बात है ये, मैं भूल रहा हूँ इंसिडेंट क्या था, डेटा से रिलेटेड था। चलिए, तो क्या है कि ये आपका क्या कि इसको जो आप ये किए हैं, ये GDP निकालने का तरीका जो हम बताएं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। खर्च करके पता चल रहा है आपको कि GDP कितना निकल रहा है। दूसरा मेथड देखिए, इनकम मेथड, कहाँ से कमाए हैं, ठीक है, कहाँ से कमाए, उससे भी आप GDP पता कर सकते हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम पीपल इन जॉब्स, जो पीपल को, जैसे रामानंद जी को जो पैसा मिलेगा, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम हो गए, हमको जो पैसा मिलेगा, समझे ना। वेजेस देव आ रहा है यहाँ पे, वेजेस और सैलरी, वेज में डालेंगे देव को वेजेस और सैलरी, जो दिहाड़ी मजदूरी कमाएगा वो भी जुड़ेगा। यानी कि
फॉर्मल सेक्टर वाले लोग, इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग, दोनों का ही जो आएगा सैलरी के फॉर्म में हो, वेजेस के फॉर्म में हो, दोनों जुड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर जो कमाएगी, जो प्रॉफिट आएगा वो भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये इनकम मेथड है ना। थर्ड वन, रेंट इनकम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड, मेरा घर है, हम रेंट लगा दिए, जाओ, पैसा आएगा, जुड़ जाएगा। क्यों? रिगार्डलेस ऑफ क्या है, ओनरशिप है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे पब्लिक का हो, जीडीपी तो आ रहा है, कुछ भी हो। तो ये क्या है आपका मेथड, इनकम मेथड है, जीडीपी निकालने का इनकम मेथड ये है। दूसरा देखो, वैल्यू एडेड मेथड है, मज़ेदार है, इसी पे हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में। अभी वैल्यू एडेड क्या है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वही है, वही टिकला वाला कहानी है ये। देखिए वैल्यू एडेड मतलब क्या है कि टिकला पे हम वैल्यू ऐड करके गुरम्मा बना दिए, है ना, तो गुरम्मा मानेंगे। अब टिकला नहीं, गुरम्मा जानती हो, हाँ, तो हम भी पढ़े हैं हम भी पढ़े हैं। हाँ, अच्छा, अचार समझो, मम्मी मीठा अचार समझो तुम इसको मीठा अचार समझो तुम, समझी ना। मैं पूरी के साथ नहीं खाया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है इसको। कुछ दिन पहले खाए थे हम। आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? गुरम्मा बनाए हैं? गुरम्मा बनाए हैं आप? तुम जानते हो ना गुरम्मा क्या है? देखो, मीठा अचार है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तुम्हारे लिए नोमेनक्लेचर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कि अब क्या है कि हम टिकला का बात नहीं कर रहे हैं, वही इमेच्योर मैंगो का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मीठा अचार का बात कर रहे हैं, बस यही वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो बीच का होगा उसको घटा देंगे। और ये क्या है कि सप्लाई सेट को रिप्रेजेंट करेगा, कितना सप्लाई किए हैं आप, मार्केट में कितना पहुंचाए हैं, चाहे रिटेलर के तरीका से हो चाहे होलसेलर के तरीके से हो। होलसेलर क्या है, बल्क में जाएगा, और रिटेल क्या है, एक एक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा दुकान से। ये सभी मेथड क्या कहलाएंगे, वैल्यू एडेड मेथड कहलाएंगे। यानी कि जीडीपी को नापने के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले याद करिए 8 सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है कि जीडीपी को नापने के लिए 3 तरीका है, एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। अब देखते हैं बात को कि इंडिया का जो नेशनल अकाउंट्स है, जीडीपी है, जीबीए नापने का तरीका है, यदि वर्ल्ड के साथ मैच नहीं होगा तो दिक्कत है ना। देखिए आपका एजुकेशन सिस्टम, बिहार का जैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया के दूसरे स्टेट से मैच नहीं है, तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे रह गया ना। उसी तरह समझने के लिए हम आपको एग्जांपल देना है, उसी तरह यदि इंडिया का जो तरीका है निकालने का, यदि स्टैंडर्ड के तरीके से, स्टैंडर्ड वैल्यू के तरीके से मैच नहीं हुआ, पैरेलल नहीं हुआ, तो दिक्कत हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे देखिए यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, उसी को बोलते हैं यूएस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट ऑफ 2008, उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। तो देखिए 2015 में क्या इंसिडेंट हुआ था, तो इन 2015 इंडिया ऑप्टेड टू मेक मेजर चेंजेस टू इट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड ब्रिंग द होल प्रोसेस इनटू कन्फर्मिटी विद यूएन सिस्टम। यानी कि जो नापने का जो तरीका होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम से मैच करेगा। और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, यूएन पढ़ो, वहाँ पे यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, ठीक है। एज पर द यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, देखो इसके हिसाब से क्या है डेफिनेशन, यानी कि नेशनल अकाउंट के हिसाब से ग्रॉस वैल्यू का क्या डेफिनेशन दिया है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वही टिकला वाला बात है जो मेन आया, हाँ माइनस कर दिया ना जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट अचार आया है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो बीच का रास्ता से आया है, कंज्यूम किया, उसका कोई माइन नहीं है, मेन प्रोडक्ट का माइन मान लो। हाँ हाँ, प्रोडक्शन, मैंगो क्या प्रोडक्शन नहीं है, मैंगो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेट है, वो बन रहा है फूड प्रोसेसिंग, मेन हो गया, वही माइनस करे। सेम चीज़ जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड में बताया गया वही चीज़ है, समझे ना। दूसरा तीसरा देखो, इट इज़ अ मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय एनी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंडस्ट्री और सेक्टर। और जो ये है, जो ये मेथड है, एसएनए का मेथड है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी नापने के लिए।
ठीक है, किसी भी कंट्री का जीडीपी नापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बात करने की रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, किसी का भी हो सकता है, चाहे पब्लिक का भी हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, सेक्टर का भी हो सकता है, किसी भी सेक्टर का हो सकता है। फोर्थ वन देखिए, इट इज़ द रूपी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल यूज। वही बात है, ये कब होता है? फाइनल वैल्यू में, और हम घटा देते हैं कि रॉ मटेरियल्स क्या आया, बीच का क्या स्टेज है, खत्म कर दिए बात को। और जीबीए रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये आपका सप्लाई साइड कह रहा है कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं। वही रिटेलर होलसेलर कितना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, कंजम्पशन पर बात नहीं है, आप दे रहे हैं, सप्लाई साइड है। आगे देखिए, डिड इंडिया इंट्रोड्यूस जीबीए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015? सर्टनली नॉट। बोला क्या भारत पहली बार 2015 में एनएसए वाला काम किया है क्या, जहाँ पे जीबीए का बात किया है? ऐसा नहीं, जीबीए का पहले भी था हमारे कंट्री में। आगे देखिए, प्रीवियसली इंडिया यूज टू मेजर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अभी मैं बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट क्या है, उसके लिए हम लोग को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझना होगा थोड़ी देर में। पहले इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड करता था, मगर एट फैक्टर कॉस्ट पे करता था। अभी रख दीजिए गुत्थी में, फैक्टर कॉस्ट क्या है थोड़ी देर में बताएंगे। देखो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जीबीए से हम लोग जीडीपी पे आ रहे हैं। जो जीडीपी है, फैक्टर कॉस्ट वाज द मेन पैरामीटर फॉर मेजरिंग द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट टिल द न्यू मैथोलॉजी वाज एडॉप्टेड। जब तक नया मैथोलॉजी नहीं आया तब तक हम जीडीपी कैसे किए हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक होता है मार्केट कॉस्ट, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, दोनों में अंतर है। अभी कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा आपको ये। तो समझे कि नया मैथोलॉजी अपनाने से पहले जीडीपी हम लोग कैसे नाप रहे थे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इन द न्यू सीरीज जो नया आया है, देखिए बोले ना बेस ईयर, देखो यहाँ पे बोले ना 11-12 बेस ईयर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? 2004 और 5 से बेस शिफ्ट हुआ, ये 17 में हुआ था इंसिडेंट। देखो, इन द न्यू सीरीज इन विच द बेस ईयर शिफ्टेड टू 11-12 एंड जीबी एट बेसिक प्राइजेस बिकम द प्राइमरी मेजर ऑफ द आउटपुट अक्रॉस द इकोनॉमिक वेरियस सेक्टर। और वहाँ पे जीबी है, बेसिक प्राइस है, फैक्टर प्राइस नहीं है, ये बेसिक प्राइस है। अभी थोड़ी देर में ये गुत्थी सुलझ जाएगा। बार बार दो तीन चीज़ आ रहा है, एक मार्केट कॉस्ट आ रहा है, एक बेसिक कॉस्ट आ रहा है, एक आपका फैक्टर कॉस्ट आ रहा है। ये तीन चीज़ आ रहा है, दिमाग में डाल लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी ऐड न्यू टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, जब हम लोग कुछ टैक्सेस को जोड़ेंगे तब जीडीपी आ जाएगा। ये अभी गुत्थी में रहने दीजिए, नीचे देखिए आप समझ में आ जाएगा, ये सभी चीज़ आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या आप समझिए, नीचे ग्राफ लो। देखो, जीडीपी नाप रहे हैं बाय वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जीडीपी नापने का तरीका। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोमल तुमको क्या बताया गया था इकोनॉमिक्स में कि चाइना में क्यों ज़्यादा इतना वो है, मैन्युफैक्चरिंग हब है? तो 4 एग्जांपल दिया गया था। क्या था एग्जांपल? वो लैंड था, लेबर था, और क्या था? स्किल था, और क्या था? क्या था? कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, और क्या था? टेक्नोलॉजी हो सकता है। अब देखो, इस चीज़ को हम लोग 4 दृष्टिकोण से देख रहे हैं। देखो, आप समझोगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। मान लो कि इस बॉटल को मैन्युफैक्चर करना है, बात समझे ना? इसको मैन्युफैक्चर करना है तो हमको 4 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। पहला क्या? लैंड, जहाँ पे बनेगा ये चीज़। दूसरा क्या? लेबर, जिसका बुरा हाल है कोविड-19 में। तीसरा कैपिटल, पैसा। और तीसरा क्या? स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप। वही स्किल को एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर टेक्नोलॉजी भी तो आ जाएगा। बात समझे ना? कोलैबोरेशन है। कितना बढ़िया। देखिए, इकोनॉमिक्स जानने वाले लोग बहुत विद्वान होते हैं, इसलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स सबसे हार्ड होता है वर्ल्ड में। इसलिए सोमनम स्वामी का बात मानना चाहिए सबको, है ना? हम बहुत फ़ैन हैं उनके, हाँ, बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके। कुछ तो कभी कभी बोल ही देते हैं पार्टी को बचाने के लिए। मगर ऐसे उनका इकोनॉमिक्स पे जो व्यू है ना, पॉलिटिक्स व्यू छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स पे व्यू देखिए। क्या 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स, पीछे का ब्लूप्रिंट नरसिम्हा राव का जो है, नरसिम्हा राव में कुछ थे वो, नरसिम्हा राव सरकार में वो थे, पद था उनका, बहुत बड़ा पद था। अब ब्लूप्रिंट जो बनाया था एलपीजी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है इनका भी, सुब्रमण्यम स्वामी का। मगर लोग नहीं जानता इस बात को, समझे ना? देखो, लैंड पे क्या मिलेगा? लैंड पे रेंट मिलेगा, है ना? लेबर को वेज मिलेगा, तिहारी मिलेगा। कैपिटल मतलब क्या है कि जब कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा, जब पैसा लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सूद ब्याज चलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट कमाएगा। ये तीनों को जोड़ दो, सॉरी ये चारों को जोड़ दो
4 को जोड़ दोगे तो यही कहा जाएगा वैल्यू एडेड। क्यों वैल्यू एडेड? क्यों? देखो ये समझो, ये वर्ड वैल्यू एडेड क्यों आया है? क्योंकि लैंड के ऊपर कुछ चीज़ वैल्यू आ रहा है। लैंड के ऊपर क्या वैल्यू आ रहा है? रेंट आ रहा है। लेबर के ऊपर कुछ वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है? वेजेस आ रहा है। कैपिटल के ऊपर कुछ वैल्यू आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कुछ वैल्यू आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट है। इसलिए वैल्यू एडेड का वर्ड यूज़ हुआ है। इसलिए टिकला टिकला करते रहते हैं, यही कारण है कि क्या है, टिकला पे वैल्यू ऐड करके गुरम्मा बना दिए, मीठा अचार बना दिए। समझे ना बात को? यही वैल्यू एडेड है। क्या रमानंद जी? तो देखिए, अब देखो, अब जब हम 4 चीज़ को जोड़ दिए, रेंट को जोड़ दिए, इंटरेस्ट को जोड़ दिए, वेजेस को जोड़ दिए, प्रॉफिट को जोड़ दिए, तब मेरा क्या आया? GBA एट फैक्टर कॉस्ट। बोले ना कि फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताएंगे, अब फैक्टर कॉस्ट आया है। समझे बात को? तो फैक्टर कॉस्ट कैसे रीच हुआ है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 चीज़ है, उस पर 4 काम क्या किए हैं? वैल्यू ऐड कर दिए हैं। लैंड का हम लोग रेंट ले लिए हैं, है ना, लेबर का हम वेजेस ले लिए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का हम प्रॉफिट ले लिए हैं, और इसका क्या लिए हैं? इंटरेस्ट लिए हैं। ये 4 को जोड़े तो क्या है? जो भी आया वो फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ऊपर। समझ गए ना बात को? अब देखो, हम बोले ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा, उसमें हम प्रोडक्शन सब्सिडी टैक्सेस को क्या किए? जोड़ दिए। क्यों? देखिए, प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है? डू नो दिस थिंग्स रमानंद जी? प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है? जब हम ज़मीन दे रहे थे तो हम प्रॉपर्टी टैक्स बोले कि बाबू प्रॉपर्टी टैक्स जमा करो घर में, ठीक है ना, बहुत दे दिए तुमको। कैपिटल गेन्स टैक्स हमको 2 पैसा, तो प्रॉपर्टी टैक्स लिए हैं, सरकार लिया है तो वो भी तो दिया है, वो जुड़ जाएगा। प्रोडक्शन टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए स्टैम्प लगाया जाता है, वो जोड़ दिए। समझे? रजिस्ट्रेशन टैक्सेस, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होना है तो गवर्नमेंट लेगी पैसा। ये सभी चीज़, ये 3-4 चीज़ किसके अंदर आ जाएगा? प्रोडक्शन टैक्सेस के अंदर आ जाएगा। मगर साथ साथ सरकार सब्सिडी भी तो देती है। MSME को कितना सब्सिडी देती है? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को वित्त मंत्री आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कोविड-19 के टाइम में आया था निर्मला सीतारमन, बार बार आती थी। क्यों? MSME को देना। क्यों MSME को देना है? क्यों देना है MSME को? ह्यूज लेबर फोर्स अट्रैक्ट है वहाँ पे। यदि वो बर्बाद हो जाएगा, पॉवर्टी ट्रैप श्योर है। इंपॉर्टेंट देखिए, तो क्या हो रहा है? GBA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी। क्यों? क्योंकि अलग से ये लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किसके फॉर्म में? रजिस्ट्रेशन टैक्स के फॉर्म में, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्म में, माइनस। क्या माइनस? क्यों? क्योंकि सरकार हमको दे रही है, सरकार हमको MSME को प्रमोट करने के लिए दे रही है, सब्सिडी दे रही है, इसको घटा लो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन सब्सिडी। जब एक चीज़ जोड़ोगे, प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ोगे और तुम प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाओगे, अब तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट से यात्रा तुम्हारा बेसिक प्राइस पे हुआ है। तो अब क्या हुआ? GBA एट बेसिक प्राइस। समझे बेसिक प्राइस कैसे आया है? नीतीश, तुमको चांद तारा वाला कहानी नहीं लग रहा है जी? समझ में आ रहा है? देखो, हम जान लगा देते हैं इस पे, स्पेशली मज़ा आता है हमको, ताकि इस पे बहुत चिंतन चलता है पहले से। समझे ना? तो क्या हुआ? अब देखो, अब हमको खोजना है GDP एट मार्केट प्राइजेस। समझे ना? क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा क्या है कि अभी मार्केट में GDP कैसे चल रहा है, मगर अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? अभी हम लोग जब GBA पहुँचे हैं, केवल GDP नहीं पहुँचे हैं, GBA पहुँचे हैं। अब GDP कैसे आएगा? तो देखो, इसमें प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट क्या है? टैक्सेस को जोड़ देंगे। प्रोडक्ट टैक्सेस क्या है? आप प्रोडक्ट के ऊपर, फाइनाइट आउटपुट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं डीजल पे, पेट्रोल पे। क्या है ये? बिल्कुल टैक्स है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट टैक्सेस। दूसरा क्या है? GST लगता है, प्लस है प्रोडक्ट सब्सिडी। मगर हम सब्सिडी भी देते हैं, सरकार सब्सिडी भी देती है। किस चीज़ पे? केरोसिन पे, फर्टिलाइज़र पे। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दिया जाता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, याद करो, ये दिया जाता है। काहे कि खेती बाड़ी करेगा, कमाएगा, समृद्ध होगा लोग। यानी कि यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट पे टैक्सेस ले रहे हैं, मगर प्रोडक्ट पे हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। सब्सिडी कैसे दे रहे हैं? केरोसिन दे रहे हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। और टैक्सेस कैसे ले रहे हैं? GST के फॉर्म में ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा दे रहे हैं,
तो जब आप क्या करिएगा, जब प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़िएगा और आप प्रोडक्ट सब्सिडीज़ को घटाइएगा और आपका जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट आ चुका है, उसके बाद फिर आप बेसिक प्राइस पे पहुँचे हैं, मान गया आपका जीडीपी हो गया। तो जीडीपी पहुँचने का एक लंबा यात्रा है। अब पूछ रही हो फिर वो रामायण पहुँच खत्म हो गया है। वैल्यू एडेड मतलब वही रॉ मटेरियल है, उसका हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो जब फाइनल वो बना है, दैट इज वैल्यू एडेड। मैं बार बार वैल्यू एडेड बता रहा हूँ ना। लैंड के ऊपर रेंट है, तो लैंड का क्या है, वैल्यू एडेड रेंट है। वो मेन चीज़ नहीं ले रहे हैं, उसका वैल्यू क्या ऐड हो रहा है, समझे। तो जीबीए एट बेसिक, देखो जीबीए एट बेसिक प्राइस कैसे पहुँचे, जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी करके पहुँचे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़े हैं माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़े हैं, घटाए हैं सॉरी, उसके बाद हम लोग को क्या मिला है, जीडीपी मिला है। यानी कि जीबीए से हम लोग जीडीपी का यात्रा किए हैं और क्या आ गया, मार्केट प्राइजेस आ गया, यानी कि जो अभी का चल रहा है, समझे। तो ये जीबीए से कैसे आया समझ लो। अब देखो वो वाई जीबीए इंपॉर्टेंट है, जीबीए क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, बात समझो। ये क्या करता है कि ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, कैसे वेरियस सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कैसे, क्योंकि देखो जीबीए से क्या पता लग रहा है, वैल्यू एडेड, यानी कि हर एक इकोनॉमी में किस तरह वैल्यू एडेड हो रहा है, सर्विस में कैसे वैल्यू एडेड हो रहा है, इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, एक्चुअली यही है। इसलिए बोला जा रहा है कि जीबीए इंपॉर्टेंट है। आप जीडीपी का तो बात करते हैं और जीडीपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीबीए है। क्यों, क्योंकि आपको पता चला कि कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, हाँ सब सेक्टर से आ रहा है। हो गया, पहला हो गया, समझ गए बात को। द आउटपुट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ जीबीए कंबाइंड विद नेट टैक्सेस। क्या वही तो बात है कि जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आउटपुट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या तो एक स्टेट का हो सकता है या पूरा इंडिया का भी हो सकता है, ये एसेंशियली क्या है, जीबीए है। और वही प्लस माइनस हो गया प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्ट उसका वही बात कर रहा है जो हम बोले हैं अभी तक। फ्रॉम अ पॉलिसी मेकर पर्सपेक्टिव, यदि कोई पॉलिसी बना रहा है भारत के लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना टाइप का कुछ बना रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बना रहा है, तो उस समय क्या होना चाहिए, इट इज़ अ वाइटल टू हैव द जीबीए डेटा टू बी एबल टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशन वेयर नीडेड। इसलिए ज़रूरी है कि जीबीए का डेटा होना ज़रूरी है। जीबीए का डेटा होना क्यों ज़रूरी है, यहाँ से हमको पता चलेगा कौन सा सेक्टर में कितना ऐड हुआ है। यदि बहुत गलत ऐड हुआ है, बहुत कम ऐड हुआ है, तो वहाँ पे हम दे देंगे पॉलिसी वहाँ पे। जैसे एमएसएमई में क्यों हमेशा हम सब्सिडी देते हैं, क्योंकि पता है कि वहाँ पे एडेड नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, फ्रॉम अ ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स एंड यूनिफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव, अभी जस्ट बात किए थे एनएसओ वाला, यूएन वाला, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी जीबीए का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो जीबीए है कॉन्सोनेंस है, अभी बताए थे यूनाइटेड नेशंस के कॉन्सोनेंस है, स्टैंडर्ड जो 2008 का स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से मैच है। तो जीबीए से जीडीपी निकालना एक अच्छा विकल्प माना जाएगा, ना बल्कि डेटा मैनिपुलेट करके, जैसे कि अभी का रिजिम पे आरोप लगता है, मोदी 2.0 पे आरोप लगता है इस चीज़ के लिए, समझे। जीबीए इज एन इंटीग्रल एंड नेसेसरी पैरामीटर इन मेजरिंग द नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वो बता दिए। फिफ्थ देखो, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट एनी कंट्री विच सीक्स टू अट्रैक्ट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट फॉर ओवरसीज इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। बोला है कि जो आप बाहर से खींचना चाहते हैं, चाहे एफडीआई हो चाहे एफपीआई हो, कब खिंचाएगा ये, जब आपका कंडीशन फेवरेबल हो। कैसे, देखो पार्लियामेंट में जब स्पीच चलता है फाइनेंस मिनिस्टर का, तो सेंसेक्स देखते हो कितना ऊपर नीचे जाता है, देखे हो कभी सेंसेक्स। जब निर्मला सीतारामन कोई स्कीम सुना दी, तुरंत सेंसेक्स गिर सकता है, और कुछ बढ़िया बोल दी तो तुरंत सेंसेक्स उठ सकता है। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह से प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलाने वाली है, अपना लिक्विडिटी किस तरह फेंकने वाली है मार्केट में। लिक्विडिटी मतलब पैसा, और यदि अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, कैपिटल फ्लाइट, एफपीआई घुर गया, डिप्रिसिएशन मनी, दौड़ते हुए आरबीआई, मैनेज फ्लोट, याद आ रहा है ना, सब कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स में। तो कहने का मतलब यदि भारत का ग्रॉस वैल्यू एडेड इंटरनेशनल के हिसाब से रहेगा, तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर का जो एफडीआई लगाने वाला आदमी है, एफपीआई लगाने वाला आदमी है, वो भरोसा कर सकता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, कंट्री क्या कर रहा है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी का, बात समझे ना। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आ गया ना घूम फिर के। डेटा का एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबीए हो या जीडीपी हो, निकालने के लिए। कैसे, देखो, द एक्यूरेसी ऑफ जीबीए इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्सिंग ऑफ डेटा एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा इन कैप्चरिंग द वास्ट
लेबरिनिंथ ऑफ एक्टिविटीज एज कंस्टिट्यूट और नेशन इकोनॉमिक लाइफ। जरूरी है जीबीए पे निष्कर्ष पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो डेटा वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर से आ रहा है वो रिलायबल हो, जिस पे विश्वास किया जाए, जो ऑथेंटिक हो, जो जेन्युइन हो, नंबर 1। दूसरा देखिए, जीबीए इज ससेप्टेबल टू वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट और फ्लॉड मेथोलॉजी। फ्लॉड मेथोलॉजी लगा दिए, गलत तरीके से बता दिए तो लैंसेट वाला काम होगा, जो अभी बताए थे लैंसेट का कितना गलत हो गया, वही वाला काम होगा। यानी गलत मेथोलॉजी से आप जीबीए निकालिएगा ना तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जीडीपी पे। मोरेवर, हाँ देखिए मोरेवर क्या बोला है, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे पहले, क्या सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम क्या बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है मैथोलॉजी में चेंज करने का। सही नहीं है भारत सरकार का मैथोलॉजी डाटा निकालने का, चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाके ट्रांसपेरेंसी आएगा। इसलिए अभी भारत में हर समय आरोप लगा है मोदी जी के ऊपर कि डाटा मैनिपुलेशन करते हैं, लगता है ये आरोप। सब तुम्हारे लिए हवा पानी चल रहा होगा अभी। हाँ वही यही तो हम बोलना चाह रहे थे। इसलिए जो वॉइस बना है तो क्या बोलते हैं कि नीड ऑफ द आवर क्या है, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि क्वालिटी ऑफ डेटा में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। लास्ट का देखो बात समझ गए ना, 2 एडिटोरियल को कम्प्रीहेंसिव तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। क्या इन्फ्रेंस है यहाँ से, क्या सीखते हैं आप इस सेकेंड एडिटोरियल से, बताइए। 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। यस वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीबीए ज़्यादा रिलायबल है, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी फॉलो करता है। तुम क्या सीखी हो कोमल? नहीं ये नहीं सीखी हो, ये तो वो सीखे हैं। यस जीबीए, therefore accurate methodology should be incorporated so that it can filter the quality of data from various sectors related to economic aspects. It may be from your 8 sectors belonging to different economics. बिल्कुल, हाँ तोड़ दीजिए। इतना आसान है इकोनॉमिक्स, इतना आसान है, समझ लीजिए, मज़ा आ जाता है इकोनॉमिक्स, समझे ना। इकोनॉमिक्स समझोगे ना बाबू, सब समझ में आ जाएगा। हो क्या रहा है, गतिविधि कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रहा है, कैसे पार्लियामेंट में स्पीच दिया आता था, कैसे यहाँ पे सेंसेक्स में उछाल आ रहा है, यही सब कारण है, समझे ना। इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एडिटोरियल है, इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडिटोरियल है जी, 19 मई 2020 को आया था, हिंदू का है। इसमें नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पे बात किया गया है। यही है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जहाँ पे लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई हुआ है पार्लियामेंट में। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात किए थे। क्या था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि स्टेट क्या बोल रहा है कि सर सेंटर क्या कर रही है, हम पे दबाव दे रही है, ज़बरदस्ती लॉ इन्फोर्स कर रही है, समझे ना, कि इसलिए बचाना चाहिए इस चीज़ को। तो पेपर खोल के देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो ज़रा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कहाँ पे है, कितना नंबर है बताओ जल्दी। 9 नंबर, जल्दी देखो सुमन। एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे। ठीक है, देखो क्या बोले, पेपर 3 है। देखते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा आता है। यही तो मेन, यही चीज़ होता है मेरे यहाँ का। इसलिए बोलते हैं कि आप बेसिक तैयारी करिए स्टैटिक्स, इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक आप हल्का स्टैटिक, मेजर आप करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का। क्यों? जो कि 6 सवाल आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, 6 से 7 सवाल या मैक्सिमम 8 सवाल, उसमें से 6 सवाल आपका करंट अफेयर से ही होगा, वो भी बेसिक सवाल होगा, बहुत बेसिक सवाल, और 2 क्वेश्चंस पूरा स्टैटिक रहेगा। देख लीजिए ट्रेंड, उठा के देख लीजिए, वही ट्रेंड है सिविल सर्विस का। देखिए क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, क्या है आप देखिए। इलेक्ट्रिसिटी लाइक एजुकेशन, इट कम अंडर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या है कि भारत सरकार भी इसके ऊपर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी इसके ऊपर कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट। और इसका गढ़ कहाँ पे गढ़ा गया था? 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही स्टार्ट हुआ था, हिस्ट्री भी चले जाइए। तो ये कंकरेंट लिस्ट इंजॉय करता है इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं। पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003, इसी को अमेंड किए हैं, इसलिए अमेंडमेंट वर्ड आया है ऊपर। अमेंडमेंट क्या है? संशोधन करना, चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना,
समझे ना? हाँ, अभी बिल है, एक्ट नहीं बना है, अभी एक्ट बनने में टाइम लगेगा, कोविड-19 चल रहा है ना। बिल, मगर बिल यदि ऐसा कोई हो रहा है तो ह्यू एंड क्राई तो होगा ना जी। तो ये बिल है तो एक्ट बन जाएगा, तो एक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। 2003 को अमेंड किए हैं। देखिए ये किया गया प्लांट लोड फैक्टर ऑफ फसल बेस्ड कंपनी इज फेलिंग। क्या होता है प्लांट लोड फैक्टर? रामानंद जी आपको तो बोलना पड़ेगा इसके बारे में। प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। देखिए बात समझो, देखो क्या होता है कि प्लांट लोड फैक्टर मतलब क्या है कि हम कितना लगा रहे हैं तो कितना जनरेट कर रहे हैं, यानी कि कितना बेकार हो जा रहा है। और यदि थर्मल पावर प्लांट में, बड़ा बड़ा थर्मल पावर जहाँ पे हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें यदि प्लांट लोड फैक्टर ज़्यादा हो, इसका मतलब हम ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, कम आउटपुट आ रहा है, तो हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी लॉस हो रहा है। समझे ना? ये आपका चला जा रहा है एनर्जी, और ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन लॉस भी हो सकता है, टेक्निकल लॉस भी हो सकता है। ये बताएंगे इस पर 15% बात किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लांट लोड फैक्टर क्या हुआ? यही हुआ कि किस तरह उसका एफिशिएंसी, प्लांट लोड फैक्टर क्या होगा, किस तरह आप जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट उसके हिसाब से अच्छा हो। देखिए डिस्कम जानते हैं ना जी? डिस्कम क्यों बना था? डू यू नो दिस थिंग? जो देखिए जो प्रेशर है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है कंपनीज है उसके ऊपर बर्डन है कि नहीं है? घाटा में चल रहा है अभी से नहीं, बहुत साल से। इसलिए 15-16 में क्या हुआ कि मोदी जी बहुत बड़ा फैसला लिए थे, समझे ना, जिसको बोलते हैं उदय। याद करिए, आपको तो याद होना चाहिए। उदय योजना था ना। उदय योजना के अंतर्गत क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपनीज हैं जो कि घाटा में चल रहे हैं, उसका बर्डन कौन लेगा? स्टेट लेगा। तो जब स्टेट बर्डन लेगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा वो सब, यानी कि पैसा देगा उसको। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है जी, ग्रिड, पावर ग्रिड कितना मुश्किल है उसको पता, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा लॉस है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जाता है तो कितना लॉस है। बीच में थेफ्ट प्रैक्टिस भी होता है कि ऐसे बढ़ा के रख दिए, इसके ऊपर कांटा लगा देते हैं। घर में देख रहे हो शक्तिमान चल रहा है, चोरी हो रहा है ना। जब चोरी हो रहा है तो कैसे पहुँचेगा? बीच में चोरी हो जाएगा तो एफिशिएंसी भी तो घट जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, एक नया ग्रिड बनाने की कोशिश करती है कि जो चोरी का बात ना हो, जो अंडरग्राउंड बात हो। मत दिल्ली दूर है, इंडिया जैसा कंट्री में बहुत टाइम लगेगा ये बनने में, मगर फिर भी 2019 की तुलना में 20 में लाइट बहुत ज़्यादा है ना? मानते हो इस बात को? बहुत ज़्यादा बड़ा है। यही कारण है आपका उदय के वजह से है। तो बोला कि उदय एक्सपेरिमेंट कैनट बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इसको सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? उदय हम बनाए थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बोर्ड थे, कंपनीज थे, उसके ऊपर जो बर्डन था वो स्टेट गवर्नमेंट ले, मगर स्टेट गवर्नमेंट भी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस हिसाब से उसने प्रतिबद्ध होकर दिखाया था 15-16 में, वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इस पर बात करते हैं। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं 2020 का। क्या करेंगे? इसके स्टेट के ऊपर धावा मार देंगे, बाबू दो पैसा देना है, बहुत दिक्कत में चल रहा है ये लोग। अब फिर क्या है, स्टेट को भी तो अपना पॉलिटिक्स करना है ना जी। आता है इलेक्शन, आता है ना। इलेक्शन में क्या करना है? शिक्षक लोग को बैठा देगा। मैं तुमको बिहार का कहानी बता रहा हूँ। मामा जी फेसिंग सेम प्रॉब्लम, योर मामा जी फेसिंग सेम प्रॉब्लम, यू नो। मामा जी सेलेक्टेड इन PT टीचर, एज अ PT टीचर, बट ही हैजंट येट गेट दिस जॉब। क्यों? इलेक्शन है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले बोल दिया जाएगा कि मामा जी को मिल गया, मामा जी खुश वोट दे देंगे उनको। बात समझ रहे हो ना? डैट इज कॉल्ड पॉपुलिस्ट मेजर, समझे ना। और ये अभी से नहीं, आज़ाद हिंदुस्तान से बहुत दिन से चल रहा है। मोदी जी जो 2019 में, ठीक है, लगवा दिए, किस्त दे दिए, और क्या बोल दिया? PM क्या है? सम्मान निधि योजना। अब जाएगा फेज मैनर में, जाएगा फार्मर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि फेज मैनर में तो अब वोट भी चाहिए ना उनको। तो देखते हो बाबू, कंट्री काहे नहीं गरीब रहेगा तुम्हारा।
इतना दिन क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे बैठ के। इतना दिन कर देते काम, सही सही काम कर देते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला देते प्राइमरी सेक्टर में, तो आपको देना ही नहीं पड़ता, लोग अपने वोट देता आपको, और आपको इलेक्शन के टाइम में याद आता है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसको हम विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो भी विजनरी नहीं है। खुन्नस बढ़ता है हमको करंट अफेयर्स पढ़ के, समझे ना, कभी कभी, क्योंकि देखते हैं जब कंट्री, तुम लोग सिविल सर्वेंट बनोगे, सिविल सर्वेंट मतलब क्या होता है बाबू? कलेक्टर होकर यही चिंतन करोगे बैठ के कि कैसे जो प्रॉब्लम हो है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो ब्रिज है, कैसे उसको कम करे, ख़त्म करे, यही काम है आप लोग का। इसलिए चीज़ों को समझिए। पावर सेक्टर का 3 कंपोनेंट्स होता है, बेसिक बता रहे हैं। पावर कंपोनेंट्स का 3 सेक्टर होता है, 3 आपका कंपोनेंट्स होता है। एक जनरेशन, कहाँ जनरेट हो रहा है पावर, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट हो रहा है, बरौनी रिफाइनरी, नंबर 1। ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, और थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे, देखो पावर हाउस है ना वहाँ पे, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना लाइट, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे ना, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रांसमिशन कैसे, मान लो कि रिफाइनरी में क्या हो रहा है, तुम्हारा जनरेशन हो रहा है, और रिफाइनरी से तुम्हारा पावर हाउस क्या हो रहा है, तुम्हारा ट्रांसमिशन हो रहा है, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कोई भी पावर सेक्टर में, हाँ, प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट जनरेशन, आपका रिफाइनरी में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही प्रोसेस है। ये 3 प्रोसेस में बहुत लकूना है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बोटलनेक्स है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो समझे, 3 कंपोनेंट्स होता है पावर सेक्टर का, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या है, देखो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की बात है, ये अभी से नहीं, बहुत दिन से मुद्दा है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है? क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब ये है कि देखते हो ना, जनरल वाला लोग को कितना कम पैसा देना पड़ता है ना, ट्रेन में गए हो, जनरल में, बुगी में, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए, बहुत सस्ता है ना, सस्ता है तभी तो गए हो। अब थर्ड AC और सेकेंड AC, फर्स्ट AC महंगा है ना, महंगा है कि नहीं है, बताओ? तुम लोगों को पता होना चाहिए क्यों महंगा है, ये मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन, यानी कि फर्स्ट स्लीपर वाला का जो पैसा उसमें ज़्यादा लगा के हम लोग बैलेंस कर रहे हैं जनरल वाला का, इसी को बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। जैसे तुमको क्या मोदी जी उड़वा रहे हैं ना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम क्या है, जहाँ पे तुम बस बहुत कम कॉस्ट में 5000 में हवाई जहाज में उड़ रहे हो तुम, क्यों? क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, दूसरे पे वो पैसा लगा दे रहे हैं, दूसरे से छीन रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं। ये भी चीज़ एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब ये है, समझे? बोला कि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, इसके वजह से क्या होता है, पावर टेरिफ्स फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड हेंस आवर कंट्री इज नॉट एबल टू बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव। ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो पावर टेरिफ्स है, पावर के ऊपर लगने वाले जो टैक्स है बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हम लोग ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं है। ग्लोबल कम्पिटिटिव हो गए तभी कुछ हो पाएगा ना। जैसे मेरा सामान ग्लोबल कम्पिटिटिव नहीं तो कैसे बिकेगा बाहर, बोलेगा ये बेकार है, सड़ा हुआ, ले जाओ अपना कंट्री, नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा। सेम चीज़ आपके पावर सेक्टर पे है। पावर सेक्टर पे क्या है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। क्रॉस सब्सिडी मतलब क्या है कि उसका सब्सिडी हम लोग दूसरे जगह पे यूज़ करें, इस वजह से वो बर्डन कर रहा है, यानी कि जो पैसा कमा के दूसरे जगह लगा रहे हैं और ये बर्डन में है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन पावर सेक्टर, नंबर 1। दूसरा देखो, फ्री एंड हाईली सब्सिडाइज पावर फॉर फार्मर। देखो फार्मर को क्या किए, जाओ ट्यूबवेल लगा लो, पानी निकालो, पानी बर्बाद करो। तो फार्मर्स क्या है बेचारा, एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसको पानी का मतलब समझेगा, वो एकदम चला रहा है, नहा रहा है, बोर्डिंग बना रहा है, बच्चा लोग खूब खुश स्विमिंग पूल में, आइए आप भी नहाइए। क्या है पानी क्या है, रिसोर्सेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात ही नहीं आएगा, वायलेशन हो जाएगा उसका। तो जो पावर सेक्टर का होगा हालत ख़राब होगा। हम तो दिए थे उसको खाली ट्यूबवेल चलाने के लिए, वो तो बच्चा लोग को नहवा रहा है और पानी भी बर्बाद कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, कहने का मतलब ये कि जो हम लोग जब फ्री में कोई सामान देते हैं ना, उसका वैल्यू नहीं होता है। समझ गए ना बात को, यही था, समझे ना। और जैसे PM किसान है, देख रहे आ गया ना, क्या बोल रहा है कि फ्री हाईली सब्सिडाइज पावर फॉर द फार्मर्स अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत अलग हो रहा है, जो जिस मकसद से किए थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। एंड एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग DPT सब्सिडी सिमिलर टू PM किसान। और बोला कि DPT दे, छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी मत दो उसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दो ना, 500 रुपया दे दो ना, वो 300 रुपये में अपना इलेक्ट्रिसिटी ले लेगा। तब फार्मर्स को पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी लेने में 300 रुपये लगता है, तो वो नाजायज़ यूज़ नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी का।
आप तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हो, ट्यूबवेल दे रहे हो, चलाएगा, बर्बाद करेगा। सेकंड, हायर एट्यूनेटेड टेक्निकल एंड आपका लॉसेस, ये क्या है आपका, ये लॉसेस है देखो। और वो क्या भी 10% है, जैसे बताए ना पहले क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, फिर ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, समझे ना, यही प्रक्रिया हो रहा है। कनेक्ट कर दो रिफाइनरी से, इसको कनेक्ट कर दो पावर हाउस को, पावर हाउस से पूरा बेगूसराय कनेक्ट कर दो जो एरिया है। जब पावर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो बहुत टेक्निकल लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी फ्लो होगा, आज बताए थे यूनिवर्स में भी, तो क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा, हीट में लॉस होगा। और उसके ऊपर बोले शक्तिमान देखने के लिए कांटा रख दिया गया है वहाँ पे, थेफ्टिंग भी हो रहा है, पावर थेफ्ट भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल लॉस हो रहा है। और टेक्निकल लॉस कितना है, 100% भेज रहे हैं ना बाबू, 20% बर्बाद हो जा रहा है, तो कहाँ से पावर सेक्टर कमाएगा। हाँ, हम 100 रुपया कमा रहे हैं, 20 रुपया मेरा गायब है जेब से, वो स्थिति है। देखो, बैटरी स्टोरेज एबिलिटी इन ईच ग्रेड टू टेक केयर ऑफ द स्पाइक इज नॉट अवेलेबल। जो तुम्हारा बैटरी होना चाहिए, देखो पावर बनता है, पावर को स्टोर करना पड़ता है आपको, यदि पावर को स्टोर नहीं करिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। एनर्जी है, उसके लिए आपके पास बैटरी चाहिए, बैटरी आपके पास है ही नहीं। लिथियम आयन बैटरी कहाँ है, आप चाइना से मंगवा रहे थे, है कि नहीं रमानंद जी। सोलर पैनल्स याद करिए, कितना डिपेंडेंट है हम लोग चाइना पे। तो वही बोला कि जो बैटरी स्टोरेज है, जो चाहिए ईच ग्रिड में, वो हमारे पास नहीं है ज़्यादा। अब प्लांट लोड फैक्टर देखिए, बताए थे ना कि 2019 और 20 का देखिए तो क्या है, 56 है, डाउन फ्रॉम 78% अ डिकेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पावर जनरेशन, यानी कि बहुत बुरा हाल है। यानी कि 100 लगा रहे थे, केवल 56 दे रहा है। यदि इनपुट हम 100 यूनिट लगा रहे हैं तो हमको आउटपुट 56 आ रहा है, यानी कि मेरा 44 बर्बाद। इसी को बोलते हैं प्लांट लोड फैक्टर। यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट स्टीम वाला काम करता है, जहाँ से क्या कोल समझते हैं ना, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, वहाँ पे प्लांट लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इनपुट है बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने में। देख रहे हो पावर सेक्टर में कितना लकुना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है देखो, उसका सेवरल प्लांट्स वर टू इंस्टॉल ब्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन सिस्टम। ठीक है, ये कहा गया था कि आप ये सिस्टम को लागू करिए, इंस्टॉल करिए, बट द कमिटमेंट टू रेट्रोफिट 440 यूनिट्स अमाउंटिंग टू इतना बाय दिसंबर एंड प्लान्स आर वे बिहाइंड द शेड्यूल। मगर कुछ नहीं हुआ काम, इस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। बस 33 में 2 ने क्या किया है, पॉल्यूटेड एनसीआर में FGD। क्या है FGD, मतलब क्या है कि फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन। देखो, तुम अपना इंडस्ट्रीज से कितना पॉल्यूटेंट निकाल रहे हो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास, बात समझे ना। वो रिकॉर्ड होगा, उस हिसाब से हम देंगे। इधर हम देख रहे हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत कम पोल्यूशन है, दे दो इसको सब्सिडी, ये तो अच्छा इंडस्ट्री है। मगर क्या है, क्या बोला जा रहा है, 33 में 2 ही है, वो भी NCR रीजन में, दिल्ली में है। बाहर तो छोड़ दो, बाहर तो बात ही छोड़ दो। दिल्ली में 2 ही इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है जो इस चीज़ को लागू किया, बाकी सब टाटा फिश, कोई मतलब नहीं किसी को, समझे ना। यही आपका फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन सिस्टम पॉल्यूशन से रिलेटेड है। देखिए, लेट हैज अ ग्लैंस एट की उदय टारगेट क्या है, उदय जो है रिफाइनरी में है। तो 33 का बात क्यों किया जा रहा है, 33 इज ऑल अबाउट योर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, जहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पोल्यूशन क्या है, बेगूसराय में बहुत कम है एज कम्पेयर टू मुजफ्फरपुर। यदि आप 17 के हिसाब से देखिएगा तो इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में था वो। हाँ, पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, ठीक है सब है। अब तो कोमल को ही पता होना चाहिए, नहीं कोमल? हाँ, PM 2.5 PM 10 पार्टिकुलर मैटर, हाँ होगा। क्यों होता है पोल्यूशन इतना कोमल मुजफ्फरपुर में? डिस्पोजल नहीं है। देखिए हम मुजफ्फरपुर नहीं गुरुजी, कहाँ छपा हुआ है मुजफ्फरपुर? कहाँ है, देखिए यहाँ है मुजफ्फरपुर। नेपाल कोई पार्टी नहीं, गंडक रिवर जा रहा है यहाँ से, नेपाल से जो है सटा हुआ एरिया, वो तो रक्सौल का है, इधर वाला ईस्ट चंपारण सटा हुआ है। इधर का सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मोतिहारी है, सुपौल है, जोगबनी है, बहुत सारा है। देखिए, आई हैपन टू विजिट 2 times इन मुजफ्फरपुर,
ठीक है, मुजफ्फरपुर में 2 बार गया हूँ, अच्छा नहीं लगा है समझ जो बात है, अच्छा इसलिए नहीं लगा है, रेनी सीजन में गए थे, बाल घिसेट हो गया हालत ख़राब हो गया। वहाँ हम जान सकते कि बिहार में ड्रेनेज सिस्टम, मेरा घर के सामने घिसेट हो जाता है तो वो क्या है ना। अभी ठीक हुआ है, ये मैं तुमको डेटा दे रहा हूँ 2014 का डेटा दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ 14 में मैं गया था, ठीक है, भाई का प्लेसमेंट जॉब हुआ था, उसका इंटरव्यू था, उसको लेके गया था, कोई रिलेशन में था, मेरा चचेरा भाई था, उसको ले गया था मुजफ्फरपुर, नहीं हुआ उसका जॉब देखो देखो, जो तुम्हारा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है, ठीक है, उदय के हिसाब से क्या है कि कम से कम ये जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस हो रहा है ना, पावर थेफ्ट हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में बर्बाद हो रहा है, उदय के हिसाब से क्या था, कम से कम मार्च 2019 तक 15% होना चाहिए। बोले ना 20% हो रहा है, 100 भेज रहे तो 80 हो रहा है, मगर हम सोचे थे कि मार्च 2019 तक ही हमको कम से कम 100 में 15 घट जाए, यानी कि 85 हमको सही पहुंच जाए, मगर अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए इस चीज़ को। दूसरा देखो, रिडक्शन इन द गैप बिटवीन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड रेवेन्यू रियलाइज टू बी नील। बोला कि जो सप्लाई और एवरेज है, यानी कि लॉस ना हो, सिंपल सी बात है, लॉस नहीं होना चाहिए, नील होना चाहिए। टैरिफ रिवीजन बाय डिस्कम्स, जो टैरिफ है, पावर बोले ना, पावर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ग्लोबली अनकम्पिटेटिव है हमारा पावर सेक्टर। तो क्या हो रहा है कि टैरिफ बार बार रिवाइज होना चाहिए, टैरिफ को बार बार रिवाइज करना, यानी कि टैरिफ देख के कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, उस हिसाब से समझ गए बात को। और साथ साथ स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है रामानंद जी, क्या होता है स्मार्ट मीटरिंग? हाँ, तो वो ट्रांसमिट हो सके, वो एज ए ग्रिड काम कर सके, बाद में जब जरूरत है उसका यूज़ हो सके। हाँ ठीक ठीक एग्जैक्टली। तो क्या है, तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया कि स्टेट्स हैव टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सेंटर्स टू मीट सर्टेन टारगेट्स, और इसलिए स्टेट्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो साइन किया जाता है किसके साथ, ये अचीव करने के लिए, क्या कि उदय का हम फॉलो करेंगे, 15% कम करेंगे, रिवाइज करेंगे डिस्कम्स का, पावर टैरिफ्स का, ये वो करेंगे, स्मार्ट मीटरिंग का बात करेंगे, ठीक है। अब देखो वही बोला गया कि क्या है, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस क्या है, समझ गए, इनपुट भेज रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, फाइन बता चुके हैं। देखो अब समझो कि उदय रिक्वायर्ड स्टेट टू रिड्यूस देयर एटी एंड लॉसेस टू 50% बाय मार्च, बोला गया है। अब देखो मगर दिक्कत की बात है, देखो डेटा क्या बोल रहा है 2019 और 20, उत्तर प्रदेश में बाबू 30% लॉस था, उत्तर प्रदेश में 30% लॉस है, तो कैसे तुम 15% वाला चीज़ अचीव करोगे, देख रहे हो। और जो तुम्हारा लॉसेस है देख रहे हो 2019 और उसमें, इसमें कम था, 24 था, यानी कि ज़्यादा बढ़ा है। और नेट बाबू देखो कितना लॉस हो गया इससे, नेट इनकम मतलब क्या है, नुकसान हुआ है उसको, क्योंकि निगेटिव में 2000 है कि 25,000 है, 2075 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बताओ पावर सेक्टर उत्तर प्रदेश को, बताओ सरकार दे रही है ना पैसा अपना बजट से, देख रहे हो किस तरह घाटा में चलता है पावर सेक्टर, सोचो। तो कंट्री में, पूरा कंट्री में किस हिसाब से तुम्हारा थेफ्ट है, इसलिए कोई थेफ्ट करे तो बाबू रोकना है, ठीक है। अब यदि हम पूरा इंडिया का बात करेंगे तो बोला गया 20%, फर्स्ट में बोला गया था, देखो डेटा क्या है प्रिसाइजली 19.97 है, 20% है, ठीक है। और यदि केवल 25 स्टेट्स में, जो कि हम लोग का कितना 28 स्टेट्स है, 25 स्टेट्स में मात्र 7 स्टेट्स ही है जो अभी तक इस चीज़ को प्राप्त कर चुका है 15% वाला। एज ए एवरेज पूरा यदि इंडिया का बात करें तो अभी भी हम लोग का 20% है, यानी कि उदय का जो मार्च 2019 तक का बात अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। बात समझे? तो क्या हुआ, उदय का क्रिटिकल अप्राइजल है, क्रिटिकल अप्राइजल रामानंद जी याद आ गया ना जी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव है कि उदय स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुआ, किस लिए नहीं, ये टेक्निकल लॉस के वजह से, समझे ना। दूसरा देखिए लॉस कहाँ पे हुआ है, मनी ओड बाय डिस्कम्स टू जेनकोस। जेनकोस क्या है जानते हैं, बोला कि एट द एंड ऑफ फरवरी 2019, ठीक है, लगभग 41,000 करोड़ ओड बाय डिस्कम्स टू जेनकोस, जेनकोस को देना था, समझे ना।
हाँ कंपनी है जहाँ से वो प्रोवाइड करती है, मिला हुआ कंपनी है, ठीक है ना, उसको देना था वहाँ पे। मैं क्या है इतना कर्ज है बताओ, डिस्कम्स का इतना कर्ज है, क्योंकि डिस्कम्स तो पूरी तरह से बर्बाद है, इसलिए तो स्टेट को बोला गया कि आप इसको संभालिए। यानी कि जेनकोस को कंपनी है, ठीक है, जनरेशन वाला कंपनी है जहाँ से पावर आता है, और ये डिस्कॉम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये डिस्कम्स, और ये जेनकोस क्या है जहाँ से प्रोडक्ट करती है। तो यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हाफ ड्यू है, यानी कि इतना करोड़ बाकी है जेनकोस को देना है। तो बर्डन किसके ऊपर है, डिस्कम्स के ऊपर है, और डिस्कम्स के ऊपर बर्डन है तो स्टेट्स के ऊपर बर्डन है, स्टेट्स के ऊपर बर्डन है तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, इसलिए तो उधर लेके आया है। देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट ड्यूज ऑफ ₹27,000 करोड़ हैव नॉट बीन सेटल विद इन द मैंडेट क्रेडिट पीरियड, और 27,000 करोड़ जो बोले थे कि इस टाइम फ्रेम तक हम दे देंगे, नहीं दिए हैं अभी तक। इसका मतलब क्या है कि डिस्कम्स का बुरा हाल है बहुत सारे स्टेट्स में। देखो बात आ गया ना भाई। गैप बिटवीन ACS और AR, मतलब गैप क्या है ये आपका कि रेवेन्यू, ठीक है, और जो आप लगा रहे हैं जो आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा है। देखिए आप इधर देखिए, द प्रेजेंट डे रियलिटी, द ओवरऑल ACS और AR गैप इज स्टिल होवरिंग एट अराउंड 0.3 पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड, ठीक है, यानी कि क्या है, एक यूनिट पर केवल हमको क्या आ रहा है, 0.35 आ रहा है। दिस लेड टू ह्यूज ओवरड्यूज टू बैंक्स एंड पावर जनरेटिंग कंपनी, और इसलिए जो आना चाहिए यानी कि 0.35 यूनिट ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका माइनस, अब माइनस करोगे क्या है, इसका मतलब नुकसान में चल रहा है। देखिए समझिए बात को, यहाँ उदय टारगेट क्या है, द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गैप, किसके बीच में, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई कितना लगा है पर यूनिट ऑफ पावर एंड पर यूनिट ऑफ एवरेज रेवेन्यू रिलाइज, कितना लगाए हैं और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या है, ACS मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई कितना लगाए हैं, AR मतलब क्या है, रेवेन्यूज कितना आया है, दोनों में गैप क्या है 0.3, यानी कि एक यूनिट पे 0.35 का हो रहा है, गैप हो रहा है। तो कंट्री की हालत ख़राब है, और इसलिए बैंक में NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। देखते हैं ना पावर सेक्टर का कंपनी में, SBI में, HDFC में कितना ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा है, और बहुत बड़ा बड़ा राजनीति हो जाता है इस पर। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया तुमको। ACS क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कितना लगता है आपको सप्लाई करने में, कितना पैसा लगता है एक पावर को, ठीक है ना, पर यूनिट पावर को आप सप्लाई करते तो आपको कितना पैसा लगता है, और जब सप्लाई करते तो जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, जो आपको आया है, दैट इज टर्म्ड एज ARR, टू बी नील बाई मार्च 2019। ये बोला कि अब तो पहले नुकसान चल रहा था, ये बोला कि 2019 तक हम बराबर कर देंगे, मैं नहीं हुआ ऐसा, 0.35 पर यूनिट का लॉस चल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। पावर टैरिफ रिवीजन, पावर टैरिफ रिवीजन क्या है, बोले ना कि बार बार आप करिए, टैक्स को रिवीजन करिए। प्रेजेंट डे रियलिटी क्या है, देखो, बेस्ड ऑन हाउ मच पावर विल बी परचेस्ड एंड द एलोकेशन ऑफ पावर टू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, देयर ग्रांट्स टैरिफ हाइक, बोला कितना पावर खरीदेगा, कितना ये इंडस्ट्री को जाएगा, कितना एग्रीकल्चर को जाएगा, कितना कंज्यूमर को जाएगा, उस हिसाब से टैरिफ लगाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा जाएगा तो टैरिफ कम लगाएंगे, और यदि कमर्शियल साइड में गया तो टैरिफ ज़्यादा लगा दें, क्योंकि कमाएगा वहाँ से कंपनीज। एग्रीकल्चर क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर वाला बात आ जाता है, लैंडिंग बोलना गलत होगा, बैंक का टर्म्स है, समझे ना। सेकंड क्या है, विद द टैरिफ हाइक, जब टैरिफ को हाइक कर देते हैं, और सब्सिडी अमाउंट, द डिस्कम शुड बी एबल टू मेक अप फॉर द गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड द सेल रियलाइजेशन, दिस हाउएवर हैज नॉट मेटलाइज। और ये बोल रहा है कि जब आप टैरिफ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो कंपनी, जो डिस्कम कमा रही है कमर्शियल कंपनीज से, नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि आप बोल दिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप दे दीजिए उसको सब्सिडी, जब यहाँ से दे रहे हैं उसको ज़्यादा दे रहे हैं, और कमर्शियल को ज़्यादा दे ही नहीं रहे हैं। हम कमर्शियल को ज़्यादा देंगे तब ना रेवेन्यू आएगा मेरा, और हम तो बोल दिए, सरकार हमको क्या बोली कि हमको एग्रीकल्चर में देना है, गैप हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20 को बच्चा है, और हमारे ऊपर बोल दिया गया कि 15 बच्चा को आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे वो 1 रुपया दे या 2 रुपया दे, और हम बोले नहीं, हमको अपने हिसाब से पैसा लेना है, और हमको कंपलसरी कर दिया, क्या होगा, टाटा फीस, NPS हो जाएगा मेरा। एग्जैक्टली यही डिस्कम में हो रहा है, डिस्कम में हो रहा है। इसलिए डिस्कम क्या है तुम्हारा, हर एक स्टेट्स में बर्बाद है, वही तो बोला जा रहा है। डिस्कम्स बोल रहा है यहाँ पे, डिस्कम्स बोल रहे, डिस्काउंट नहीं बोल रहे। डिस्कम्स क्या है, कंपनीज है पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला, हाँ ठीक है। तो देखिए, देयर आर डिले पेमेंट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सब्सिडी रिसिप्ट, और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा नहीं दे रही है इसको, किसको, डिस्कम्स को, और डिस्कम्स अपने कर्ज में दबा पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है,
समझ रहे हो ना कितना दिक्कत है, कितना खाई है। देयर आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स टू डिस्कम, सच में ही जेन्युइन प्रॉब्लम है डिस्कम का, हंसी मजाक का बात नहीं है, ऐसा ऑथर कहता है कि हंसने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डिस्कम्स में। कैसे? अबाउट पावर परचेस अग्रीमेंट, जो पावर परचेस अग्रीमेंट है कि हम इतना इतना बेचेंगे, उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखिए, डिस्कम्स वर रिक्वायर्ड टू साइन लॉन्ग टर्म पावर परचेस अग्रीमेंट कमिटिंग टू पे अ फिक्स कॉस्ट टू द पावर जनरेटर रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द स्टेट ड्रॉज द पावर और नॉट। क्या है कि डिस्कम क्या करती है, पावर परचेस अग्रीमेंट को, एक लंबा लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है उसको साइन करती है और कमिट करती है कि फिक्स कॉस्ट पे क्या करेंगे, पावर जनरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चाहे स्टेट पावर ले या ना ले, तो फिक्स कॉस्ट दे देते तो दिक्कत हो जाता है ना। क्यों? हो सकता है मेरा डिमांड बढ़े तो मुझे पैसा ज़्यादा आना चाहिए था, है कि नहीं। पार्ले जी का 3 रुपये रख देंगे 22वीं सदी में भी, तो क्या होगा, सब गर्मी पूरा गर्म हो गया है। नहीं देखो, ये क्या है आपका पावर परचेस अग्रीमेंट साइन बाय डिस्कम्स वेयर बेस्ड ऑन, क्या है देखो, ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ पावर डिमांड एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और क्या है कि जो पीपीए है, ये क्या है, पावर परचेस अग्रीमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म है, इसमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है कि हाँ आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है, साइन कर दो। फ्यूचर में क्या होगा किसने देखा है ना। और पहले से तुम इतना ज़्यादा कर दोगे तो हो सकता है कि डिस्कम और ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है। ठीक है, 18th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे हो रहा है जो कि बोल रहा है कि पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय 70 गीगावाट इतना हो सकता है। ठीक है, और 19 तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर सर्वे है वो क्या बोलता है, 25 गीगावाट बोला है। देख रहे हैं ना कितना अंतर है। पब्लिश कुछ और कर रहा है कि 25 गीगावाट आपका डिमांड होने वाला है, हो कुछ और आ रहा है। तो ओवर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं है, और ओवर एस्टिमेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, डिस्कम और चला जाएगा नीचे, यही से बोला जा रहा है। व्हाट विल हैपन व्हेन द CEA ओवर एस्टिमेट द पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जब आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देगा तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि डिस्कम्स लुक्ड इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड्स ऑफ सर्विंग परपेचुअल फिक्स कॉस्ट फॉर पावर नॉट ड्रॉन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि NTPC वाला जो है ये भी क्या है कि फिक्स कर दिया कॉस्ट, और देखिए इट ऑपरेटेड एट अ फैक्टर प्लांट लोड फैक्टर ओनली एट 20%। कहने का मतलब क्या कि पूरी तरह से इनएफिशिएंसी आ जाएगा, समझे ना, पूरी तरह से इनएफिशिएंसी आ जाएगा आपका किसमें, पावर जहाँ से जनरेट हो रहा है। मोस्ट मस्ट रन स्टेटस ऑफ, देखिए अब क्या है, अब जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का बात कर रहे हैं। अभी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ने कितना दबदबा ले लिया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है, वर्ल्ड का हॉटेस्ट टॉपिक है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो देखिए फ्रॉम 2010 2010 के बाद क्या हुआ कि सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स वे डिक्लेयर्ड एज मस्ट रन करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका कोल से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना। तो आपको, और सोलर और विंड में पोल्यूशन नहीं ना होता है जी। दूसरा देखो, डैट मीन्स डिस्कम्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ऑल द रिन्यूएबल पावर एज लॉन्ग एज देयर वाज सन एंड विंड एंड एक्सेस ऑफ मैंडेटरी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। यानी कि जितना भी सोलर एनर्जी बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, जितना भी विंड बनाएगा, खरीदना ही पड़ेगा डिस्कम्स को। बताओ, एक तो खुद ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ठीक से नहीं बिक रहा है और वो भी हमको खरीदना है, तो पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं आप सिस्टम को। हम तो मानते हैं कि सोलर एनर्जी बहुत अच्छी बात है, विंड एनर्जी बहुत अच्छी बात है, मगर डिस्कम को तो और आप ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं। इसलिए बोलता है, ऑथर बोलता है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। दिस मीन्स बैकिंग डाउन थर्मल जनरेशन टू अकोमोडेट ऑल अवेलेबल ग्रीन, यानी कि जो थर्मल तुम्हारे पास थर्मल अरेंजमेंट था, कोल का इतना भंडार था, इतना बड़ा बड़ा अरेंजमेंट था, उसको बर्बाद कर दो। समझ रहे हो ना, क्यों बर्बाद कर दो? क्योंकि सोलर फ्यूचर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं कैसे बर्बाद कर सकता है? वो इस्टेब्लिश करने में कितना पैसा लगा है उसका, कितना उसका अरेंजमेंट लगा है, कितना तपस्या लगा है। तो ये बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है, यहाँ पर एथिकल कंसर्न है। दिस इंक्रीजेज आइडल फिक्स कॉस्ट पेबल टू द थर्मल पावर प्लांट। इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। क्यों? अरे भाई तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी क्या कर रहा है, तो पोल्यूशन दे रहा है, नहीं लेंगे जाओ तुमसे। अब हम सोलर पावर से लेंगे, अब हम विंड पावर से लेंगे।
तब तो डिस्कम का हालत ख़राब, और क्योंकि डिस्कम ज़्यादा इन्वॉल्व वहीं पे है। देखो कंसेशन टू रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स, वही बोल रहे हैं कि आप रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स को कंसेशन दे रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल पावर को कंसेशन दोगे तो फिर और खाई आ जाएगा यहाँ पे थर्मल पावर में। देख रहे हैं ना, हर एक चीज़ डिस्कम्स के अगेंस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है कोमल तुमको? थोड़ा डिफिकल्ट है, समझो। 2015 में मोदी जी क्या बोले थे कि हमको 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2022, ठीक है। इसलिए बहुत सारा कंसेशन वगैरह दिया गया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को, ठीक है। इससे क्या हो, बर्डन हो गया डिस्कम के ऊपर। क्यों? डिस्कम को भी खरीदना होगा ना जी, अब बोला गया ना डिस्कम खरीदना होगा, और डिस्कम के पास जो थर्मल पावर प्लांट का जो अरेंजमेंट है वो कम करना होगा। एक तो ऐसे घाटा में है और घाटा हो गया उसको। इंसिडेंटली चाइना बेनिफिटेड, चाइना को बहुत बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो सोलर पैनल है कहाँ से आ रहा है कोमल? चाइना से आ रहा है, बताए थे, ग्राफ दिए थे इसका, समझे ना। तो अब बात समझो कि वाई द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट विल बिकम कंट्रोवर्शियल। इतना मुद्दा समझ गए, डिस्कम किस तरह बर्बाद है, उदय का क्या हुआ, स्टेट ने क्या किया, सोलर प्रोजेक्ट आके किस तरह बर्बाद किया है डिस्कम्स को। अब देखिए क्यों इतना बड़ा क्यों डिबेट बन गया, क्या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। तो बात समझिए, एलिमिनेटिंग क्रॉस सब्सिडी। तो पहला क्या मुद्दा, क्रॉस सब्सिडी एलिमिनेट करने का एक, इसके वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। कैसे? बिल में ये बताया गया कि क्रॉस सब्सिडी को हम हटा देंगे। पावर टैरिफ में जो हम क्रॉस सब्सिडी देते हैं, यानी कि एक पावर, यानी कि कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर को हम कम, एग्रीकल्चर क्या बोल रहे हैं कि आप दे दीजिए पावर वहाँ पे, हमारे यहाँ पे दीजिएगा तो हम बहुत टैक्स लगा देंगे। आप कमर्शियल दे रहे हैं, कमर्शियल मतलब क्या है, किसी प्राइवेट सेक्टर को आप दे रहे हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, और जो आप प्राइमरी को दे रहे हैं तो उसमें टैरिफ कम लगा रहे हैं, इसमें ज़्यादा लगा रहे हैं। सरकार क्या बोली? सरकार बोली कि हम ख़त्म कर देंगे, जाओ इस चीज़ को। हाँ, नहीं, टैरिफ ही ख़त्म कर देंगे। एलिमिनेटिंग क्रॉस सब्सिडी मतलब ये बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे बैलेंस्ड हो रहा है? कैसे बैलेंस हो रहा है? देखो जनरल और वही बुक की क्लास में बताए थे, एग्रीकल्चर को मिल रहा है फ्री, जिसके वजह से गलत काम हो रहा है, और ये चीज़ फिर किसको पड़ रहा है? कमर्शियल को पड़ रहा है। यानी कि एग्रीकल्चर का जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे कमा ले रहा है, बात समझे ना। और यहाँ पे बोला कि अब क्रॉस सब्सिडाइजेशन का बात खत्म, अब इसको भी देंगे तो पैसा लेंगे, अब इसके ऊपर बर्डन नहीं होगा ज़्यादा, तो डिस्कम को फ़ायदा होगा इससे, डिस्कम इसमें भी कमाएगा, इसमें भी कमाएगा। अब इससे क्या हुआ देखिए, इस कंज्यूमर कैटेगरी वुड बी चार्ज व्हाट इट कॉस्ट टू सर्विस दैट कैटेगरी। वही बोल लेना, हर एक कंज्यूमर को जो लेगा, चाहे फार्मर हो, चाहे पीजेंट्स हो, कोई भी हो, सबको पैसा लगेगा, कोई आप सब्सिडी का बात नहीं है। रूरल कंज्यूमर रिक्वायरिंग लॉन्ग लाइन्स एंड मोर नंबर ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड हायर लाइन लॉसेस विल बी पे द स्टिफेस्ट टैरिफ। बोला है ना कि आप रूरल एरियाज में भी पैसा देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर फ्री में नहीं देंगे, जाओ, बहुत लॉस हो रहा है डिस्कम का। इससे क्या हुआ, खकुआएगा स्टेट को दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा देखो, एलिमिनेटिंग क्रॉस सब्सिडी इन वन गो एंड रिप्लेसिंग इट विथ DPIP may have its own difficulties if one looks at implementation across all the sector। बोल रहा है कि आप क्या किए, क्रॉस सब्सिडाइजेशन खत्म कर दिए, ठीक है, और बिल में बात की है कि आप DPT देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देंगे, किसान के खाता में आप 500 रुपये पहुँचा देंगे। अब किसान क्या करेगा, वही पैसा खर्च करेगा, पावर सेक्टर को देगा और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी देगा। मैं क्या इतना आसान है DPT हर सेक्टर में देना? बिग क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का 2020 का, ठीक है। सेंटर ओवरराइडिंग पावर, हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर अगेंस्ट हो गया, परमानंद जी, कोऑपरेटिंग फेडरलिज्म का अगेंस्ट हो गया। क्यों? सेंटर क्या कर रहा है, फुल पावर ले लिया है। कैसे लिया देखिए, स्टेट रेगुलेटर्स व्हेन दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी इट गोज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। बात समझे ना, स्टेट का जो रेगुलेटर होगा, देखो बाबू हमको यहाँ पावर चलाना है स्टेट में, और ये चुन कौन रहा है, ये सेंटर चुन रहा है, तो सेंटर के हिसाब से काम करेगा। तो स्टेट का क्या रहा, वर्चस्व ही नहीं रहा स्टेट का, स्टेट अपना इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कर ही नहीं पा रहा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी दोनों सब्जेक्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो दोनों का अधिकार होना चाहिए। तो जो कंकरेंट लिस्ट में है उसका तो हनन कर दिए आप, दिक्कत दे दी है, क्योंकि स्टेट के पास पूरा अधिकार है अपना कानून बनाने का इलेक्ट्रिसिटी पे, इसलिए बोलते हैं कि इट गोज अगेंस्ट योर फेडरल स्ट्रक्चर।
स्टेट लॉस रेगुलेटरी ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस एंड द कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो। हो गया, देखिए आगे का प्रिडिक्ट कर दिया। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का रेगुलेटरी का जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के ऊपर, ख़त्म। इसका मतलब क्या रिलेवेंस रहा कॉन्करेंट लिस्ट में इसको रख के? ये सवाल उठाता है कौन? एक्सपर्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, जो आप ये किए हैं, ठीक है, क्योंकि बिल में कहा गया है, इस बिल में क्या क्या कहा गया कि एक हम अथॉरिटी बनाएंगे, उस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है। और जो मेंबर्स और चेयरमैन होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा? सेंटर के द्वारा इलेक्ट होगा। फिर से दबदबा हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी में भी आपका सेंटर के द्वारा ही आ रहा है लोग। द पावर टू एजुकेट अपन डिस्प्यूट, ठीक है, टू कॉन्टैक्ट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। जो एजुकेट, कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा देख लीजिए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से आएगा। जबकि स्टेट रेगुलेटरी कमीशन में खुद सेंटर का एजेंट बैठा हुआ है, आराम से मैनिपुलेट कर लेगा स्टेट को। वही वर्डिक्ट देना, कोई डिस्प्यूट हुआ उसको सॉल्व करना। एजुकेट मतलब वही है, सुलझाना। द पावर टू सुलझाना अपन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यानी कि जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है उससे पावर ले लिए हैं। किसको दे रहे हैं? हम सेंट्रल को दे रहे हैं। और जो स्टेट लेवल पे भी क्या है, पूरा सेंटर का एजेंट ही काम कर रहा है। यानी कि पूरी तरह से हम लोग सेंटर का, सॉरी, स्टेट का वर्चस्व ख़त्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कि गलत बात है। सेंटर आइडिया इज दैट स्टेट अथॉरिटीज आर नॉट टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स। सेंटर आइडिया क्यों है? सेंटर बोल रहा है कि स्टेट क्या है, फांकीबाजी कर रहा है। उदय में तो इतना बड़ा बात किया था कि 15% हम 80 का लॉस वो कर देंगे, बचा देंगे। कहाँ तक काम हुआ है? बोले कि डिस्काउंट को हम दे देंगे पैसा, कहाँ तक तुम दिए हो? स्टेट का भी दिमाग गर्म हो गया ना, सॉरी, सेंटर का भी दिमाग गर्म हो गया। नहीं तो इतना बड़ा तुम्हारा लॉ कानून क्यों लाता सेंटर में, पार्लियामेंट में क्यों लाता? क्योंकि नहीं हो पाया वो चीज़। जब कोई चीज़ स्टेट बात नहीं मानता है तो पार्लियामेंट में लॉ बनाना पड़ता है हमको। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानता स्टेट, फिर भी केरला बोल रहा था ना हम विरोध करते हैं इस चीज़ का। देख रहे हो ना, फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। सुन रहे हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का बात। लास्ट खत्म हो गया, अब लास्ट थोड़ा धैर्य रख लो। और मोर कंसेशन टू रिन्यूएबल पावर डेवलपर, बोला कि जो रिन्यूएबल पावर ऑफ है इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हमको देना ही होगा कंसेशन। क्यों? क्योंकि आने वाला युग क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि जितना ये प्रमोट होगा उतना थर्मल पावर प्लांट घटेगा, और जितना घटेगा उतना बेटर है इन्वायरमेंट के लिए, है ना। तो क्या है, द बिल प्रपोजेस मोर कंसेशन टू रिन्यूएबल पावर स्टार्टअप या डेवलपर। अरे रिन्यूएबल पे काम करने वाले जो नए डेवलपर उसको हम कंसेशन देंगे, उसको अलग अलग हम लोग क्या देंगे, एंजल इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे। कौन सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। नंबर 2 देखो, इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। इससे क्या कैस्केडिंग इफेक्ट होगा? इम्पैक्ट में वायबिलिटी ऑफ डिस्कम इवन मोर। बोला क्या कि हो सकता है डिस्कम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़े। व्हेन दिस पॉइंट्स आर रेज्ड बाय वेरियस स्टेट्स। अब बोल रहा है कि ठीक है, आप तो डेवलपर दे रहे हैं, है ना, आप तो क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल पावर को डेवलपर को क्या कर रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो डिस्कम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्कम को खरीदना है, बोले ना थोड़ी देर पहले कि डिस्कम को पहले से प्रॉब्लम है, और वही चीज़ आप बढ़ा रहे हैं बिल में, तो स्टेट क्या हल्ला कर रहा है यहाँ पे? क्या गुरुजी गलत काम कर रहे हैं, बचाइए कुछ। तो क्या बोला, व्हेन दिस पॉइंट्स, जब ये पॉइंट रेज कर रहा है बहुत सारे स्टेट्स, तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि द नीड ऑफ द आवर इज़ टू हैव कॉन्शियस बेस्ट अप्रोच एज इलेक्ट्रिसिटी द कंकरेंट लिस्ट। इसलिए सेंटर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंकरेंट लिस्ट है, तब जाके वो कोई फैसला ले, ऐसे नहीं आपाजाटली नहीं। टाइम देखो।